हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम वानिया नरेन, यू एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और आज हम करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ साथ आपको कौन कौन वेलकम करता है। ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि हमारा क्यूट सा प्यारा सा जो पैंडा है इस स्टेप अप अकेडमी का, वो आपको ऐसे पूरे हाथ फैला के वेलकम करता है, राइट। सो बिल्कुल आप आ गए हैं बिल्कुल सही जगह पे, जहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 7 है ये हमारा। और बेसिकली आज हम करने वाले हैं वन शॉट। अभी हम वन शॉट ही कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, आप जानते हैं। आपसे बेहतर तो ऑब्वियसली कोई नहीं जानता, क्योंकि एग्ज़ाम है, देने आपको हैं, तो आप लोग तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं। तो वन शॉट में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली वन शॉट में अपन जैसे मेरा जो मॉडस ऑपरेंडी है वो आप समझते हैं कि हम उसको क्या करते हैं, हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं सो दैट हमें कुछ भी आगे अगर कोई दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, रेफरेंस आता है, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, ग्लोसरी आती है, तो वहाँ पे हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। जब आपने चैप्टर ही पढ़ लिया तो उसमें कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं आएगी। और स्पेशली ये वाला जो चैप्टर है जो हम करने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें 2 चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। इसके अंदर जैसे हमने वो की थी ना, फ्लाइंग के ऊपर 2 स्टोरीज की थी, बिल्कुल वैसे ही इसमें एक के अंदर 2 चैप्टर्स हैं, तो हम दोनों कवर करने वाले हैं। और हम सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का ये चैप्टर है। और इसमें ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप इंडिया के बारे में, जो हमारा देश है, हमारी कंट्री है, उसके बारे में उसको देखने के, जो आप कह सकते हैं कि एक उसमें आपको एक विंडो दी गई है टू रियली सी एंड हैव अ ग्लिम्स ऑफ द कंट्री और इंडिया, दैट इज द प्लेस दैट वी बिलोंग टू, राइट। तो फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं। बात हो रही है बेकर्स की, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको लोफ्स दिखाई दे रहे हैं, ब्रेड दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा, एल्डर और ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दीज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आपको मालूम है कि इंडिया में बहुत सारे बाहर से लोग आए और बहुत सारे लोगों ने आके इंडिया में अपना घर बनाया, ठीक है। मतलब अगर आप बात करते हैं हमारे एनेक्सेशन लेवल की, अगर आप बात करते हैं जो अटैक्स हमारे ऊपर हुए, या फॉरेन जो लैंड फॉरेन लोग, जो फॉरेनर्स जो हैं, जो कि आके जिन्होंने भारत में अपना घर बनाया, अगर हम उनकी बात करना शुरू करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम ग्रीक से स्टार्ट करेंगे, या अगर हम बात करते हैं पर्शियंस की हम बात करेंगे, या फिर अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे किनकी, हम मुस्लिम इन्वेडर्स की बात करते हैं। बाद में टूवर्ड्स द एंड ऑफ, आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1700 1800 से अगर हम बात करते हैं तो आपको फ्रेंच सेटलमेंट, डच सेटलमेंट, पोर्चुगीज सेटलमेंट, इंग्लिश सेटलमेंट की बातें हमें सुनाई देती हैं, ठीक है। यूरोपियन सेटलमेंट्स जो है वो इंडिया में बहुत बढ़ने लगे। अब उसमें से भी जब हम पोर्चुगीज सेटलमेंट की बात करते हैं तो पोर्चुगीज सेटलमेंट, आपको मालूम है जब हम बात करते हैं तो एक बार फ्रांस और ब्रिटिश के बारे में हमने बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम फ्रेंच और पोर्चुगीज वगैरह के बारे में हम मिस करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे बात हो रही है, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात सबसे पहले शुरुआत हो रही है। यहाँ पे अभी हम कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करने वाले, यहाँ पे हम एनेक्सेशन के ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले, क्या किस तरह से वो आए, क्या हुआ, किस तरह से सेटलमेंट हुआ, उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एक उनकी लोव्स ऑफ ब्रेड के ऊपर, जो कि हमें पोर्चुगीज लोगों से मिलती है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं तो आज भी जो पुराने लोग हैं जो उन क्षेत्रों में रहते हैं, बसते हैं, तो आज भी वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से और बहुत, आप कहेंगे, खुशगवार वे में बात करते हैं किसके बारे में, पोर्चुगीज डे के बारे में, या पोर्चुगीज दिनों के बारे में, और उनकी लव फॉर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड्स के बारे में, ठीक है। अगर आप बात करते हैं दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, तो आपको ये पता चलता है कि जो पुराने ज़माने के लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं, नॉस्टैल्जिकली मतलब बहुत अच्छे से, बहुत ही जिसको हम पुराने दिनों को कहते हैं ना कि हमें नॉस्टैल्जिया हो रहा है, या हम अपने पुराने बीते हुए दिनों को याद करते हैं तो हम बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, तो बिल्कुल वही नॉस्टैल्जिया होता है। और रेमिनिसिंग मतलब याद करना, ठीक है। इसमें आप बात कर रहे हैं गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। लोव्स ऑफ ब्रेड आप इसको कहते हैं, जैसे बड़ा सा लोफ होता है ब्रेड का, उसको आप काटते हैं। जैसे जो ब्रेड हम खाते हैं वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एडवांस हो गई हैं उनसे, लेकिन पहले जो होती थी वो बड़ी बड़ी आज भी अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच उसमें भी देखेंगे, या बाहर के जो यूरोपियन खाने हैं उसमें ब्रेड्स बहुत खाई जाती हैं, तो बड़े बड़े लोफ होते हैं जो कि बेकरीज में मिलते हैं, या अगर आप देखते हैं तो कन्फेक्शनर्स उसको बनाते हैं एंड उसको काटा जाता है बीच में से, तो उनकी बात हो रही है, ठीक है। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, मतलब वो जो ईटर्स
ईटर्स, जो वो लोग जो शौकीन थे, जो ब्रेड खाने के बहुत शौकीन थे, वो लोफ बड़े शौक से खाया करते थे, आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि वो लोग तो नहीं बचे, वो तो कहीं ना कहीं वैनिश हो गए, लेकिन उनको बनाने वाले, जो उनको पकाते थे, उन लोफ्स को जो प्रिपेयर करते थे बेकर्स या कन्फेक्शनर्स, वो आज भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोफ, दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई वो समय बदल गया, वो दौर बदल गया, लेकिन वो ब्रेड्स या वो लोफ जो बनाने वाले, जहाँ पे वो बनती थी, वो मिक्सर्स बड़े बड़े, जिसमें वो पूरा जो आटा था जो ब्रेड के लिए चाहिए होता था उसको नीड किया जाता था, या वो फर्नेसेस होते थे, भट्टियाँ जिसमें वो ब्रेड जो है वो सेकी जाती थी या बेक की जाती थी, वो आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। या मोल्ड, जिनमें आपको मालूम है जब आप बेक करते हैं, चाहे आप केक बेक करते हो, ब्रेड्स बनाते हो, तो एक मोल्ड होते हैं, जो खांचे होते हैं जिसके अंदर उनको सेट किया जाता है और फिर उनको बेक किया जाता है ना, कुछ पर्टिकुलर डिग्री टेम्परेचर पे आप रख के अवन में उनको बेक करते हैं, तो वो आज भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट yet been extinguished. The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can be heard in some places. आज भी, मतलब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, वो जो फायर, जब हम बात करते हैं तो ये मेटाफोरिकली हम कह रहे हैं कि आज भी वो जो आग उन फर्नेसेस में, बड़ी बड़ी भट्टियों में जलती थी, आज भी वो फायर जो है वो बुझी नहीं है। ठीक है, मतलब आज भी आप कहीं ना कहीं, इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, इसका मतलब हुआ कि आज भी वो जो खुशबू थी, जो फ्रेगरेंस थी ब्रेड से उठने वाली, या वो जो रेमिनिसेंस थे, वो जो यादें थी, वो जो चीज़ें थी, वो आज भी कहीं ना कहीं आपको मिलती हैं। ठीक है, वो आज भी आपको कहीं ना कहीं वो जो ट्रेडिशनली जिस तरह से ब्रेड्स बनती थी और वो जिस तरह से पूरा जो जगह थी वो महक जाती थी और वो बड़े बड़े फर्नेसेस होते थे, भट्टियाँ होती थी, आज भी कहीं ना कहीं वो सब कुछ जो है वो अपनी जगह पर वैसा का वैसा है। ठीक है, उसमें आप बात कर सकते हैं। आप आज भी कई जगहों पर, कई एरियाज़ में आप जाएँ तो आज भी आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप महसूस कर सकते हैं जो उस ज़माने में हुआ करती थी। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज द फैमिली प्रोफेशन। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। तो आज भी अगर हम बात करते हैं तो पोर्चुगीज़, हम कहाँ पे बात करते हैं, पोर्चुगीज़ सेटलमेंट या सबसे ज़्यादा पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर के लिए भी अगर हम बात करते हैं तो वी नो गोवा इज़ वन प्लेस जो कि सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट, अगर आप स्टेट बात करते हैं भारत में तो आप कहते हैं गोवा। ठीक है, अगर आप वहाँ पे हॉलीडेज़ की बात करते हैं, बेकिंग की बात करते हैं, चर्चेस की बात करते हैं, तो आज भी हमारे दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है, बीचेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में नाम आता है गोवा का। तो ये बात हो रही है वहाँ की, और वहाँ पे आज भी आप कह सकते हैं कि ख़ानदानी ट्रेडिशन जो है वो चला आ रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक परिवार में ख़ानदानी वे में वो बेकिंग का जो काम था, जो बेकर्स थे जो ये लोफ बनाते थे, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ये है कि उनकी एक पीढ़ी ख़त्म हो गई है, दूसरी पीढ़ी ने उसकी जगह ले ली है, या फादर पहले वो काम करते थे, अब फादर नहीं बचे तो उनका बेटा ये काम करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं। इनको आज भी आप क्या बोलते हैं, पैडर बोलते हैं गोवा में। ठीक है, नाउ during a childhood in Goa, the baker used to be a friend, companion and guide. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning as he's selling around, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of the bamboo woke us up, sleep, and we ran to meet and greet him. अब ये बात हो रही है, ये बास्केट है बैम्बू की, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं दैट यू नो दिस इज़ वेयर दे वुड कैरी द लोफ्स विद देम। और वो जो राइटर है वो कह रहा है कि मुझे अपने बचपन के दिनों की याद आती है, जो मेरा बचपन गोवा में गुजरा। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा बड़ा क्लोज एसोसिएशन, या बड़ी आप कह सकते हैं बड़ी गहरी हमारी घनिष्ठता जो थी वो इन बेकर्स के साथ थी। ठीक है, मतलब जैसे आप कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ दूध वाला आता है ना, सुबह वाले दूध वाले भैया आते हैं और कई घरों में शाम में भी आते हैं, तो बिल्कुल वही वाली चीज़ थी कि वो जो है आप कह सकते हैं कि वो हमारा कंपेनियन भी थे, दोस्त भी थे, गाइड भी थे, और वो दिन में 2 बार कम से कम दिन में 2 बार आते थे। पहले जब आप कह सकते हैं कि वो सुबह के टाइम पे निकलते थे, वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग अराउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टीइंग। और एक सुबह जब वो जाते थे, मतलब अपना जब वो पूरा वो भर के और वो लोव्स को बेचने जाते थे, एक वो टाइम होता था जब वो सेलर अराउंड करते थे, और दूसरा वो टाइम होता था जब वो लौट के वापस आते थे। ठीक है, तो उस समय भी हमें उनसे मिलना होता था, मुलाकात होती थी, और जैसे ही हमें आवाज़ आती थी उनके आने की, हम भाग के जाते थे बच्चे और उनको जाके ग्रीट करते थे और उनसे जाके मिलते थे। ठीक है, तो ये वाली बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट, व्हाई वाज इट सो? Was it for the love of loaf? Not at all. The loaves were brought by some Pasquine or Bastine, the maid servant of the house. What we longed for
for those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread with special mix. अब ये बात हो रही है कि क्या ये सिर्फ एक खाने की चीज़ की वजह से था? क्या ये जो रिश्ता था हमारा या जो हमें लगता था वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि इट वॉज फॉर द लव ऑफ लोफ? नॉट एट ऑल, वो बेसिकली लव ऑफ लोफ के लिए नहीं था. द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पस्कीन्स और बेस्टीन्स. ठीक है, मतलब वो कौन थे? जो आप कह सकते हैं जो मेड सर्वेंट्स थे घर के, वो लोफ जो थे वो खरीद के ले आया करते थे. ठीक है, उसके लिए नहीं था. उनको क्या था, वो जो ब्रेड बैंगल्स थे, है ना, जो कि बहुत चूजन होते थे, बड़ी केयरफुली हम उनको चूज करते थे. बेसिकली हमारा अट्रैक्शन वो था. ठीक है, इसको आप कह सकते हैं इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मिक्स. और वो थोड़े से अलग से होते थे, मतलब अगर आप कह सकते हैं कि वो एक स्वीटनेस होती थी उसमें और वो स्पेशल ओकेजन्स पे बनते थे. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place the basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb the bench or the parapet and peek into the basket somehow. अब वो बता रहे हैं कि वो कैसे आते थे, मतलब उनको बचपन के दिन याद आ रहे हैं कि वो आया करता था, जो लेके आया करता था, वो जो बेकर जो बेचने आता था, पेटर जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करता था, वो अपने सर पे उसको रखता था, बास्केट को अपने सर पे, और वो क्या करता था, एक हाथ से वो बास्केट को संभालता था, एक हाथ से बैम्बू स्टिक रहती थी. ठीक है, और वो जिस पे ग्राउंड पे करता था. और घर में जो लेडी थी, मतलब द लेडी ऑफ द हाउस, जो भी जैसे इनके घर में इनकी मम्मा होंगी, दादी होंगी, द मेट्रन ऑफ द हाउस, राइट, उसको वो ग्रीट करता था. कैसे करता था ग्रीट? उनको वो कहता था गुड मॉर्निंग. और वो क्या करता था, वो जैसे अपने आता है ना, कोई आवाज़ देता है, कोई खटखटाता है, तो बिल्कुल वो ग्रीट करता था और वो आके अपनी बास्केट को नीचे रखता था. ठीक है, अब उस टाइम पे हम लोगों को क्या होता था, बच्चों को, क्योंकि हमें बड़ा एक्साइटमेंट रहता था कि क्या है, और हम झांक के देख लें, कुछ कर लें कि बास्केट में क्या है, तो हमें कई बार डांट के डपट के वहाँ से भगा दिया जाता था. रिब्यूक करना मतलब, माइल्ड रिब्यूक का क्या मतलब होता है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डांट पड़ती थी. ठीक है, और हमें जो जो लोग थे, वो जो घर में जो सर्वेंट थे, जो काम करते थे, उनको पकड़ा दिए जाते थे. पर हम बच्चे जो थे, हम भी बड़े शैतान थे, हम भी कोई ऐसे गिव अप थोड़ा करते थे. हम क्या करते थे, हम कहीं ना कहीं वो क्लाइम बेंच कहीं आसपास रखे होती थे, उसके ऊपर कूदते थे एंड पैरापीट के ऊपर, और कहीं ना कहीं से हम उसकी जो बास्केट थी उसके अंदर झांक ही लेते थे कि है क्या उसके अंदर. ठीक है, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दीज लोव्स. Loaves for the elder and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. अब यहाँ पे वो क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि भाई क्या हो रहा है, आज की तारीख में भी, आज भी मैं वो रिकॉल कर पाता हूँ, वो समय जो है मैं वापस रिकॉल कर पाता हूँ कि टिपिकल फ्रेग्रेंस जो आती थी उन लोव्स की, मैं आज भी उनको देख पाता हूँ, उनको मैं सोच पाता हूँ. राइट, आज भी मुझे वो स्मेल जो है, वो जो फ्रेग्रेंस है मेरे अंदर बसी हुई है, आज भी वो मेरे अंदर है. ठीक है, लोव्स फॉर एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. वो लोव्स जो थे बड़ों के लिए होते थे, और वो जो बैंगल्स थे जो मैंने बताया, जिसका सबसे ज़्यादा वेट रहता था, उत्सुकता रहती थी किड्स में, वो बच्चों के लिए होते थे. ठीक है, देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अ टीथ. और वो कहते हैं कि उस टाइम पे वो एक बार हमें मिल जाए तो फिर हम ये टेंशन भी नहीं लेते थे, हम सोचते भी नहीं थे कि हमें ब्रश करने अपने दांत. ठीक है, और मोर ओवर कौन झंझट पाले, कौन चढ़े और कौन मैंगो ट्री में से वो दातुन जैसा तोड़े और फिर उससे ब्रश करे. राइट, बिल्कुल जैसे आपको मालूम है, आपको समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत ही प्रिमिटिव, वो अपने बचपन की बातें बता रहे हैं, तो उस टाइम पे जो चीज़ें चलती थी वो उसके बारे में बता रहे हैं. ठीक है, ट्रबल ऑफ प्लकिंग अ मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. नाउ व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल? वो कहते हैं और ज़रूरत भी क्या है, शेर थोड़ा कोई मुंह धोते हैं. राइट, हम जैसे कहते हैं ना, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. एक अगर आपने गरम गरम प्याली चाय अगर आपको मिल जाती है और आपने बढ़िया वो चाय जो है आपने पी, तो वैसे ही आपका मुंह जो है वो साफ हो जाएगा. ठीक है, मतलब वैसे ही आप उसको स्वर्ल कर लेंगे अपने मुंह में. एक बढ़िया सी गरम गरम प्याली चाय की आपने मिली, आपने उसकी चुस्की मारी और आपने मुंह अपने बढ़िया से स्वर्ल किया अपने मुंह में उसको, और वैसे ही सब कुछ क्लीन हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब कोई लोड नहीं है कि आपको ब्रश करना है. ये जो है वो राइटर अपने बचपन के बारे में बोल रहे हैं. Marriage gives a meaningless without the sweet bread known as the bowl. Just as a party or the feast loses its charm without bread, not enough can be said to show how important a baker can be for a village. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, अब वो बता रहे हैं कि भैया कितना इंपॉर्टेंट काम था. अगर आप बात करते हैं मैरिज गिफ्ट जो है वो मीनिंगलेस है अगर आप बात करते हैं स्वीट ब्रेड की, जिनका नाम है बोल. ठीक है, और इनकी अगर आप बात करते हैं जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. जैसे ही कोई आप बात करें, कोई पार्टी है या कोई फीस्ट है, मतलब कोई खाने की दावत हुई है, उसमें कोई बात ही नहीं रह जाएगी, मज़ा ही नहीं रह जाएगा अगर उसमें क्या नहीं है, उसमें ब्रेड नहीं है. तो
ठीक है। वैसे ही आप कह सकते हैं कि आप ये सोच ही नहीं सकते कि एक पार्टी या एक गांव के लिए जो जहाँ पे वो रहे हैं, जहाँ पे उनका जन्म हुआ, वो बड़े हुए, वो कह भी नहीं सकते कि वहाँ पे एक बेकर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है एक पूरे गांव के लिए। मतलब आप जो आज की डेट में आप और हम तो शायद वो समझने की स्थिति में भी नहीं है कि जिस जगह पे उनका जन्म हुआ, जिस जगह पे उनकी परवरिश हुई, वहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि उस गाँव में, उस छोटे से कस्बे में, देहात में, गाँव में बेकर की क्या अहमियत होती है, ये आज की डेट में आप और हम सोच भी नहीं सकते। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ द डॉटर्स एंगेजमेंट, केक्स एंड बोलिनास आर मस्ट फॉर द क्रिसमस एज द अदर फेस्टिवल्स। अब वो बताते हैं कि बेसिकली हमारे यहाँ जो अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे कि भाई बेटी की इंगेजमेंट है तो फला चीज़ बनेगी, और कोई क्रिसमस की पार्टी है तो ये चीज़ बनेगी, कोई और फीस्ट है, फंक्शन है तो क्या चीज़ बनेगा। जैसे हम बोलते हैं ना घरों में त्यौहार है, जैसे नॉर्मली नॉर्थ इंडियन घरों में क्या बनता है, उनका खाना अलग होता है। साउथ इंडियन घरों में जो होता है, साउथ में टूवर्ड्स द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री खाना बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हमें ये चीज़ें हमें पता चलती हैं, राइट। नाउ Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इस वजह से आप कह सकते हैं कि हम मतलब खाना जो भी बने, ओकेजन कोई भी हो, त्यौहार कोई भी हो, बेकर का जो फर्नेस है वो होना बहुत ज़रूरी है, भट्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ जो है वो कोई ना कोई डेलिकेसी जो है, स्पेशल डेलिकेसी ज़रूर बनती है वो फर्नेसेस में, और आप कह सकते हैं कि वहाँ पे, ठीक है, मतलब उनका कोई, आप कह सकते हैं कि वो अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फंक्शन ओकेजन हमारे यहाँ का कंप्लीट हो ही नहीं सकता विदाउट द बेकर एंड हिज फर्नेस एंड द डेलिकेसीज एंड द डिलिशियस delicacies that he makes, right? The baker or the bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. It was a single long frock reaching down to the knees. और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो बेकर्स होते थे या जो ब्रेड सेलर्स होते थे, जो ब्रेड्स बनाते थे, सेल करते थे, उनकी एक स्पेशल ड्रेस भी हुआ करती थी, ठीक है। मतलब आज की डेट में अगर हम समझते हैं तो हमें किस तरह के, हमें कन्फेक्शनर्स हैट हमने देखे हैं, है ना, लेकिन उस टाइम पे ये जो बेकर्स थे, ट्रेडिशनल बेकर्स थे, जो ख़ानदानी बेकिंग का काम करते थे, है ना, उनकी आप कह सकते हैं कि उनकी एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक हुआ करती थी जो कि उनकी नीज तक जाती थी, ठीक है, उसको आप कह सकते हैं। अब उनकी एक पर्टिकुलर ड्रेस होती थी जिसका नाम होता था कबाई। उनकी जो ड्रेस का नाम था वो क्या था, कबाई, ठीक है। इन अ चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स व्हिच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। अब जब हम छोटे थे तो वो याद करें कि भाई जब हम छोटे थे, अभी देखो कितने मज़ेदार शेफ़ हैं, है ना, ऐसे शेफ़ को देखा ना, एग्जैक्टली जब फोटोज आती है शेफ़ की तो बिल्कुल वैसे ही होता है, शेफ़ कोट पहन के और शेफ़ हैट लगा के और बिल्कुल ऐसे एकदम बटलर टाइप्स की फीलिंग जो आती है आपको देख के। बड़े बड़े आपने कई बार एडवर्टीजमेंट्स में, मूवीज़ में या बड़े बड़े होर्डिंग्स में अगर आपको शेफ़ को डिनोट करना है तो आपको बिल्कुल इसी तरह की पिक्चर्स दिखेंगी, ठीक है। लेकिन बचपन में, उनके बचपन में, जो राइटर है उसके बचपन में, वो बेकर्स को कैसे देखते थे कि वो शर्ट पहनते थे, ट्राउजर्स पहनते थे जो कि थोड़ी सी शॉर्ट होती थी फुल लेंथ वन से और लॉन्गर होती थी हाफ पैंट से, ठीक है। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई हाफ पैंट से तो लंबी होती थी लेकिन फुल पैंट से छोटी ट्राउजर्स हुआ करती थी, ठीक है। जैसे आज की डेट में हम उनको 3/4 पैंट बोल रहे हैं, उस टाइप का कुछ, ठीक है। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नी इनवाइज अ कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। तो आज भी आपको समझ में आ रहा है, 3/4 भी नहीं एग्जैक्टली, थोड़ा सा अगर आप कह सकते हैं कि घुटने से थोड़ी सी नीचे लेकिन हाफ पैंट से थोड़ी सी लंबी, ठीक है। तो आज भी अगर कोई आपको उस तरह के कपड़े पहने हुए दिखता है तो आज भी आप उसको क्या बोलेंगे, भाई ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, ठीक है। नाउ द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, ठीक है। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। The baker and his family never starved. अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हमें, हम बात कर रहे हैं कि बेकर्स क्या करते हैं, यूजुअली कलेक्ट करते हैं बिल्स को हर महीने में। जैसे हमारे यहाँ दूध वाला होता है ना, दूध वाला भैया बना होता है, महीने के महीने उसका जो है हिसाब हम करते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे जो गाँव था वहाँ पे जो बेकर्स थे ये महीने के हिसाब से चार्ज करते थे, ठीक है। जैसे आपको जो किराने का बिल आता है ना, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि इतना रेगुलर, आप सोचिए हफ्ते में दिन में अगर 2 बार आ रहे हैं तो आप रोज़ के रोज़ कहाँ खुले पैसे छुट्टे रखोगे, तो ये महीने के महीने का हिसाब करते थे, ठीक है। और मंथली अकाउंट जो था वो सम वॉल इन पेंसिल यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। मतलब घरों में क्या होता था, नॉर्मली आपको कहीं लिखा है कि भाई आज जो है 2 बार हमने लिया, आज हमने 2 पीसेस लोफ लिए, आज हमने ये लिया, तो वो घरों में क्या होता था, एक वॉल होती थी जिसमें पेंसिल से मार्क कर दिया जाता था, ठीक है, कि आज हमने ज़्यादा लिया, आज हमने कम लिया। जैसे हम लेते हैं ना, दूध वाले आते हैं भैया, तो कई बार हम लिखते हैं कि भाई आज हमने 2 लीटर दूध लिया, दूसरे दिन हमने 3 लीटर लिया, एक दिन हमने स्किप कर दिया। बिल्कुल वैसे ही घरों में हिसाब जो था वो बेकर्स का भी होता था, ठीक है।
उसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। मतलब अगर एक टाइम पे आप देखते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेकर्स की ज़रूरत थी, ब्रेड्स इतनी कंज्यूम होती थी, लोव्स इतने कंज्यूम होते थे कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, मतलब जहाँ पे बड़ा फ़ायदा होता है, वैसा प्रोफेशन था ओल्ड डेज में। और बेकर एंड हिज फैमिली वो कभी स्टार्व नहीं हुए, मतलब आप कह सकते हैं कि उनको कभी भी वो स्टार्व नहीं हुए, उनको कभी भी मतलब भूखों मरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्टार्व होना मतलब भूखे मरने की नौबत, ठीक है, तो भूखे मरने की नौबत उनकी कभी भी नहीं आई। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। आप कह सकते हैं कि वो, उसकी फैमिली, उसके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, वो हमेशा आपको बड़े हंसते खेलते चुस्त चुस्त दुरुस्त दिखेंगे, मतलब उसकी हैप्पी फैमिली एंड प्रॉस्पेरस दिखेंगे। प्रॉस्पेरस मतलब जो बढ़िया होंगे हमेशा, ठीक है। देयर प्लम फिजिक्स वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और उनका मतलब क्या है कि ज़्यादातर बेकर्स जो होंगे वो आपको गोलू मोलू हेल्दी से मिलेंगे, ठीक है। उनकी जो प्लम फिजिक होती है वो टेस्टिमनी मतलब क्या, इस बात का सबूत है कि वो बहुत प्रॉस्पेरस हैं और हंसते खेलते रिप्रेजेंटिंग द शाइनिंग इंडिया से आते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं, इवन टुडे एनी पर्सन विद जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर्ड टू बेकर। तो आज भी हमारे दिमाग में जो चीज़ बैठी हुई है वो ये है कि जैक फ्रूट हम किसको बोलते हैं, कटहल, नॉट अ गुड आइडिया दो, लेकिन उसको अगर हम कहते हैं कि उससे मिलती जुलती किसी की फिजिक होती है, मतलब गोल मटोल भारी भरकम फिजिक होती है, तो आज भी हम उसको कहते हैं, कंपेयर करते हैं किससे, पेडर से या बेकर से गोवा में, ठीक है। अब अपन पढ़ लेते हैं बेसिकली राइटर के बारे में, ठीक है। राइटर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कौन है ये, इनका नाम है लुकियो रोड्रिग्स, ठीक है। लुकियो रोड्रिग्स की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो था 1916 में हुआ, 1973 तक। और ये बहुत फेमस, मतलब ये काफ़ी आप कह सकते हैं एक रीजनल, अगर आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो कोंकणी एसेइस्ट माने जाते हैं। एसेइस्ट मतलब जो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनकी बात करते हैं यहाँ पे, इनके एसेज इंग्लिश में भी थे, ठीक है। और आप कह सकते हैं वो ट्रांसलेट कोंकणी भाषा से भी किए गए। कोंकणी कौन सी भाषा है, जो कि आप कह सकते हैं कि गोवा में बोली जाती है, गोवा बेल्ट में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको कोंकणी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे भी किए गए। और आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेटेड वर्क भी था इनका ऑफ सॉइल एंड सोल एंड कोंकणी फोक टेल्स आफ्टर हिज डेथ इन 1973। इनकी मृत्यु के बाद लेकिन इसको क्या किया गया, काफ़ी आप कह सकते हैं कि बहुत प्रशंसा और बहुत सराहना मिली, बट इट ओनली हैपन आफ्टर ही पास्ड अवे। अब ये प्रोफेसर थे बाय प्रोफेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर रोड्रिग्स, ये एग्जैक्टली द टाइप ऑफ टीचर द स्टूडेंट वॉट रिकॉल विद ऑ एंड अफेक्शन फॉर द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ही हैड ऑन दिस लाइफ। अगर आप बात करते हैं तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा माना जाता है, एंड ही हैज़ बिन नोन टू बी अ वेरी गुड एकेडमिशियन। मतलब अगर आप बात करते हैं कि इनके टीचर्स इतने बढ़िया टीचर थे ये, कि इनके जो स्टूडेंट्स थे वो इनको बहुत ज़्यादा रेवर करते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत ज़्यादा ओ स्मिटन रहते थे उनसे, और बहुत ज़्यादा उनके एसेस को अच्छे से पढ़ते थे, और बहुत फेमस उनका वर्क हुआ बाद में, ठीक है। उनकी अगर आप बात करते हैं एक्सपेंसिव करियर एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। प्रोलिफिक एसेइस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए लिखा, एडिटोरियल लिखे। आप बात कर सकते हैं नवहिंद टाइम्स के लिए लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिखा, बहुत सारे पेपर, अगर गोवा टुडे बोलते हैं तो उसमें भी लिखते हैं। और दोनों ही भाषाओं पे इनका बहुत बेहतरीन कमान माना जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ी साहित्य के, इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर थे और कोंकणी में भी लिखते थे, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ही लैंग्वेज पे इनकी पकड़ बहुत अच्छी मानी जाती है। नाउ अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं कि थीम क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्या हमें समझ में आया, तो पहली चीज़ जो हमें करते हैं कि एक तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात, ये जो राइटर हैं, यू आर वेरी 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 ऑ स्ट्रक बाय हिज राइटिंग, इन द सेंस कि वो कितने अच्छे से, जो उनका रेमिनिसेंस है, जो उनका नॉस्टैल्जिया है, वो एकदम बाहर निकल के उभर के सामने आ रहा है, राइट। ही इज़ सो मूव्ड बाय द कल्चर एंड द ट्रेडिशन, जो उनके गोवा में जो वो बचपन में देखते आए, जब वो बड़े हो रहे थे तो उन्होंने देखा, right, and that is something that really stayed with him for all his life, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनको वो एक एक चीज़, आप उनकी राइटिंग से ये चीज़ महसूस कर पा रहे थे कि शायद वो लिखते टाइम भी उसको कहीं ना कहीं वही वो जिसको आप कहते हैं ना, वो बेकर्स की जो जगह थी, वो फर्नेस की जो भट्टी है, उसकी वो तपिश महसूस कर पा रहे थे, या ही वाज एबल टू गेट दैट फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्रेशली बेक्ड लोफ एंड स्टफ, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग। मीन्स आप कह सकते हैं कि उनकी राइटिंग इतनी बेहतरीन थी, इतनी संवेदनशील थी, इतनी टू द लाइफ थी, क्लोजर टू द लाइफ थी, कि आप उनके बचपन को इमेजिन कर सकते हैं।
जब उन्होंने कहा कि भाई शेर कौन सा मुंह धोते हैं, या जब उन्होंने कहा कि अगर एक प्याला आप गर्म चाय का पी लें तो आपका मुंह तो वैसे ही साफ़ हो जाता है, तो आपको समझ में आता है कि बहुत ही ईजी गोइंग, ह्यूमरस, बड़े मज़ेदार आदमी थे। और उनकी राइटिंग में भी उनकी जो उनका जो नेचर है, उनका जो कंपोजर है, वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, द लेसन रिफ्लेक्ट द स्ट्रॉन्ग पोर्चुगीज इफेक्ट ऑन द गोवन कल्चर, टेस्टिफाइंग द फैक्ट दैट द आइडियोलॉजीज ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स हैव द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल एंड ऑल्सो देयर लाइफ स्टाइल। फॉर इंस्टेंस, bread as a steady food item in the traditional borrowed from the Portuguese, and the contrast to chapati or rice as an essential part of the balanced diet in India। अब वो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझ में आती है कि पोर्चुगीज़ में, आपको मालूम है कि गोवन कल्चर में पोर्चुगल का रेफरेंस जो है, या उनका जो आप कह सकते हैं कि एक रिफ्लेक्शन आता है, वो बेसिकली किसी भी इंडियन स्टेट से गोवा को अलग बनाता है। ठीक है, अगर आप कुछ सेटलमेंट्स की बात करते हैं, जैसे पुडुचेरी की बात करते हैं, गोवा की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको फ्रेंच सेटलमेंट, पोर्चुगीज सेटलमेंट का इतना ज़्यादा क्लोज रिफ्लेक्शन दिखता है कि वो एक क्विटेसेंशियल इंडियन स्टेट से या इंडियन प्लेसेस से उनको अलग बना देता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि इन्फ्लुएंस जो है उनके लाइफ में, उनके पहनावे पे, उनके खाने पे, अगर आप उनके चर्चेस पे, उनकी जो जो प्लेसेस ऑफ रेफरेंस हैं, उनकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हर जगह आपको पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस दिखता है, राइट। और यही चीज़ आप कह सकते हैं कि वो उनके खाने में जो ब्रेड है वो भी आपको बहुत क्लियरली और बहुत ही इंटेग्रल पार्ट के तौर पे उनकी डेली लाइफ का दिखता है। ठीक है, और ये चीज़ हमारे यहाँ से नहीं आई है। अगर आप बात करते हैं टिपिकल नॉर्थ इंडियन खाने की, तो हमारे यहाँ चपाती या स्टेपल दाल चावल हमारे यहाँ खाया जाता है। या अगर आप बात करते हैं इवन साउथ में, तो आप देखते हैं वहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ स्टेपल डाइट मानी जाती है। या अगर आप बात करते हैं बंगाल जैसे क्षेत्र में, वहाँ पे चावल है। या फिर अगर आप बात करते हैं पंजाब में, तो आपको मालूम है वहाँ पे व्हीट ईटिंग पीपल है, आटा ईटिंग पीपल है, राइट। सो वी अंडरस्टैंड कि जो हमारा इंडिया में जो स्टेपल खाना माना जाता है, दाल चावल सब्जी रोटी वाला, वो चीज़ जो है आपको गोवा में, या जहाँ पे फ्रेंच जो फ्रेंच नहीं, सॉरी, फॉरेन सेटलर्स जहाँ पे थे, वहाँ पे आपको वो रिफ्लेक्शन कम मिलेगा। और तकरीबन 400 साल तक आप कह सकते हैं सबसे लेट आज़ादी जो है वो गोवा को मिली। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमें 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया था ब्रिटिश रूल से, लेकिन गोवा को और 20 साल अभी लगने थे। ठीक है, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि तकरीबन 400 साल तक जो पोर्चुगीज़ हैं उन्होंने वहाँ पे गोवा में अपना सेटलमेंट रखा। तो जाहिर सी बात है कि उनकी हर चीज़ में उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई देता है, और वो चीज़ हमें अपनी राइटर की राइटिंग से भी नज़र आती है। ठीक है, अगर आप कल्चर ऑफ द प्लेस इज डेवलप्ड एज द आउटकम ऑफ द ट्रेडिशन फॉलोड बाय द पीपल, द कन्वेंशन दे adhere to, the religion they follow, the ethics, the moral, the philosophy of the life that guides them. The author is nostalgic about his childhood days and a strong cultural ties with Goa. अब आपको क्या समझ में आता है जब हम बात करते हैं किसी भी जगह का जो उसका कल्चरल डेवलपमेंट होता है, वो वहाँ की जगह से बनता है, लोगों से बनता है, खान पान से बनता है, जो वहाँ की जो पहनावा है, जो धर्म है जो वो फॉलो करते हैं, जिस तरह के ट्रेडिशन वो फॉलो करते हैं, उससे बनता है। तो आप कह सकते हैं कि जो राइटर है हमारा, वो भी गोवन कल्चर में बहुत ज़्यादा घुला मिला है। मतलब उसका जो बचपन है वो पूरा उन्हीं कल्चरल टाइज में गुजरा है, और वही हमारे जो नेचर है, वही जो है आप कह सकते हैं सिर्फ बेकर्स ऑफ गोवा तो सिर्फ एक नाम है। आपने एक कम्युनिटी की बात की, आपने सिर्फ बेकिंग की बात की, लेकिन वो बहुत कुछ और भी बताता है, सिंबलाइज करता है गोवा के रिच हेरिटेज के बारे में, रिच इन्फ्लुएंस के बारे में, पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस जो गोवा के ऊपर है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि दो चीज़ों पे हमारी थीम है। पहली चीज़ कि आप बेकर्स की बात कर रहे हैं, सो दैट सिंबलाइजेस द पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस ऑन गोवा, राइट, कि उनके खाने पीने में कैसा है। एंड सेकंड, इट इज अबाउट टॉकिंग अबाउट द रेमिनिसेंस और नॉस्टैल्जिया दैट द राइटर हैज विद द प्लेस नेम्ड एज गोवा, या जो उसका अटैचमेंट या उसका जो प्यार है गोवा से। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अब हम नेक्स्ट अपने उस पर आ जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हम उस पर आ जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुर्ग की। अभी तक हमने बात की थी गोवा की, अब हम एक बात करते हैं बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी जगह की, जो कि आप कह सकते हैं डाउन साउथ मिलती है, और उसके जगह का नाम है कुर्ग। ठीक है, अब आप कह सकते हैं मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन that must have drifted from the kingdom of God। अब आप इस एक्सप्लेनेशन से ही आप समझ सकते हैं
कि कितनी खूबसूरत जगह जो है वो कुर्ग होगी। ठीक है, अगर आप बात करते हैं मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर से, तो आप बात कर सकते हैं मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द मैंगलोर। ठीक है, इसके बीच आपकी एक जगह आती है हेवन की, दैट मस्ट हैव बीन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। और वो इतनी खूबसूरत है, इतनी मनमोहक है कि ऐसा लगता है कि शायद जन्नत जो है वो यहीं कहीं है, या ये जन्नत का टुकड़ा जो है ये धरती पे आ गया है, कहाँ पे, मैसूर और मैंगलोर के बीच में आके समा गया है। ठीक है, इसके बाद this land of rolling hills and inhabited by the proud race of martial men, beautiful women and wild creatures। मतलब rolling hills मतलब पहाड़ियाँ, छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक। और यहाँ पे लोग जो हैं वो ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत लोग हैं। आप इनमें उनकी उनकी एक अपनी पर्टिकुलर उनकी पहनावा है, एक उनका रहन सहन है, उनका तरीका है, मतलब प्राउड रेस है मार्शल मेन का, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। मतलब वाइल्ड क्रीचर्स वहाँ पे मतलब वाइल्ड लाइफ या नेचुरल अगर आप बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नाउ कुर्ग और कोडगू, अ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, is the home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation। कुर्ग के कॉफ़ी प्लांटेशन तो ऑफकोर्स आपने सुने होंगे। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि कोडगू जो वहाँ का रीजनल नाम है वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है स्टेट ऑफ कर्नाटका का। ठीक है, कर्नाटका बेंगलुरु से आप समझते हैं, राइट। और इसको माना जाता है कि यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, स्पाइसेस हैं एंड कॉफ़ी प्लांटेशन है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अगर आप वहाँ की बात करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे हरियाली कितनी होगी कि 30% जो है, सबसे छोटू सा वो डिस्ट्रिक्ट है और उसका भी 30% जो है वो सिर्फ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। अब ये समय की कब की बात हो रही है, इसमें बोला जा रहा है कि मानसून के समय में, मानसून के टाइम पे वो बहुत इतना पोर करता है, इतना पोर होता है, मतलब वहाँ पे इतनी बारिश होती है कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारे विजिटर्स जो हैं वो मानसून में वहाँ पे आते ही नहीं है। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि बाहर के आने वाले लोगों को बड़ी मुसीबत लगती है, तो वो मानसून के टाइम पे अवॉइड करते हैं। और इसका आप कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जब है, या सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फुटफॉल कब होता है, सितंबर से लेके होता है मार्च तक। ठीक है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो टाइम है, जो ठंड के दिनों का टाइम है, प्लेजेंट सा वेदर है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल जो है वो यहाँ पे देखा जाता है। नाउ the weather is perfect with some showers thrown in for good measures. The air breathes of invigorating coffee. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under the canopies in prime corners. The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic डिसेंट। आपको क्या पता चलता है, द वेदर जो है वो परफेक्ट है वहाँ का। सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, द एयर ब्रीथ ऑफ इन्वाइग्रेटिंग कॉफ़ी। मतलब वहाँ पे जो महक है कॉफ़ी की वो सब जगह फैल जाती है, और कॉफ़ी की जो महक है उससे पूरी आप कह सकते हैं कि जो वादी है, जो वहाँ की जो हवा है, उसमें आपको कॉफ़ी की जो खुशबू है वो आपको हर जगह महसूस होगी। ठीक है, कॉफ़ी स्टेट एंड द कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर 3 कैनोपाइज इन द प्राइम कॉर्नर्स। आपको क्या दिखाई देता है वहाँ पे, आपको पता चलता है कि कॉफ़ी स्टेट और कॉलोनियल बंगलोज जो हैं आपको हर जगह नज़र आते हैं, आपको हर जगह वहाँ पे दिखाई देते हैं। मतलब बड़े बड़े जो ब्रिटिश के टाइम के जो बंगले हैं, बड़े बड़े जो कॉलोनियल बंगले, मतलब किनको हम बोलते हैं, जो ब्रिटिश ऑक्यूपेंट्स जिनमें रहते थे उस टाइम पे, वो आपको हर जगह बड़े बड़े बंगले आपको नज़र आते हैं। और आपको कहा जाता है कि वहाँ पर आप कह सकते हैं कि कैनोपीज़ जो है, पेड़ों की जो कैनोपीज़ बन जाती हैं, ऐसे आप कह सकते हैं ना, एक तरह से जो कवर हो जाता है पेड़ों से, वो आपको प्राइम कॉर्नर्स में, हर जगह प्राइम कॉर्नर्स में आपको दिखते हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। अगर आप बात करते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं, मतलब फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल मतलब जो बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर लोग हैं वहाँ के, वो आपको ये समझ में आता है कि वो इंडियन डिसेंट के नहीं हैं। उनके जो एंसेस्टर्स हैं, जो उनके जो पूर्वज हैं, वो कहाँ के हैं, वो या तो आपको ग्रीक के मिलेंगे या फिर आपको अरबिक डिसेंट के लोग मिलते हैं। ठीक है, as one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. These people married amongst the local, and their culture is apparent and martial tradition, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstreams. अब एक स्टोरी क्या जाती है, एक स्टोरी ये जाती है, बात करती है कि अलेक्जेंडर्स आर्मी जो है वो कहाँ पे जाती है, साउथ में मूव करती है फ्रॉम दी कोस्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर किसकी बात हो रही है, अलेक्जेंडर द ग्रेट की, मैसेडोनियन जो राजा था अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम जिसको बोलते हैं, उसकी बात हो रही है। उसकी आर्मी कहाँ जाती है, साउथ मूव करती है अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड है व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। आपको मालूम है ना कि जब सिकंदर आता है
भारत में, तो वो एक जगह पे जब उसको नंदा डायनेस्टी से फाइट करने की बात आती है तब वो नहीं करता, ठीक है। तो उसको कहा जाता है कि स्टोरी की जाती है कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी भारत में आई और वो नीचे जा रही थी, एक्सटेंड कर रही थी साउथ में, तो फाइनली एक जगह पे आके उनकी हिम्मत टूट जाती है। और आपको मालूम है किस तरह से जो अलेक्जेंडर की आर्मी है वो उसने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और उसने कहा कि भाई अब जो है हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। और फाइनली जब वापस जाना इम्प्रैक्टिकल हो गया तो यहीं पे जो लोग थे, जो आर्मी थी, वहीं आसपास सेटल हो गई, ठीक है। तो आपको पता चलता है कि हो सकता है कि वही लोग हैं, यही लोग जो थे वहाँ पे, इन्होंने आपस में क्या किया, ऑब्वियसली जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्हीं में जब आप वहीं सेटल हो गए, वहीं के आसपास के लोगों से आपने लोकली शादी की और उनका कल्चर जो है आपस में मिंगल हो गया, क्योंकि कुछ कल्चर ये लाए थे, कुछ वहाँ का लोकल कल्चर था, आपस में शादी ब्याह हुई। तो परिवारों में, क्योंकि जब आप कह सकते हैं कि लोग एक साथ आए तो वो क्या हुआ, उनका कल्चर जो है वो मिंगल हो गया, ठीक है। एंड रिलीजियस राइट्स जो थी, जो मैरिटल ट्रेडिशंस थे, मैरिज और रिलीजियस राइट्स जो थी, वो एक दूसरे में मिल गए। और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि इसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस भी देखा जाता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इनका जो मेन स्ट्रीम है, हिंदू मेन स्ट्रीम कल्चर से आप इसको डिफरेंट या अलहदा कह सकते हैं। Now, the theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Qudawus, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. अब इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? अगर हम इसकी ये बात करते हैं, अगर आप इनके ट्रेडिशन देखते हैं, तो अरब ओरिजिन हमें कहाँ से समझ में आता है? आप यहाँ से कर सकते हैं कि वो एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं जिसमें एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट होता है, जिसमें आप कह सकते हैं इस तरह का कुछ, जिसको हम कोदवूस कहते हैं, ठीक है। इसको कुपिया कहते हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर जो वहाँ की प्रजाति है, जो रेस है, वो इसको पहनती है। और इसका नाम अगर हम बात करते हैं कुपिया, और इसको काफ़ी कुछ रिजेंबल करती है उस तरह के गारमेंट से जो कि कुफिया लोग वेयर करते हैं, कहाँ पे, अरब में और कुर्द में। तो आपको यहाँ पे एक मिक्स्ड जो हेरिटेज है, जो मिक्स्ड कल्चर है, उसकी झलक आपको यहाँ साफ साफ देखने को मिलती है। आपको समझ में आता है कि भाई आपस में कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई कनेक्शन है। Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army, and the first chief of the Indian army, General Cariappa, was a Kurgi. Even now, Kudavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. ये जो चीज़ है, ये आपको जानना बहुत अनिवार्य है और बहुत अच्छा है that you are coming across these things and these chapters, जहाँ पे आपको अपने ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में इतना कुछ पता चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कुर्गी जो लोग हैं, जो परिवार हैं, वो बहुत, उनका आप कह सकते हैं बहुत ही डेकोरेटेड पास्ट उनका रहा है, ठीक है। उनके होम्स जो हैं वो ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। उनके मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर, मतलब उनके जो परिवार हैं, उनके बाप दादा के जो किस्से हैं, आप कह सकते हैं जो बहादुरी के उनके किस्से हैं, वो उनके घर में आज भी वो गाथाएं चलती हैं या बोली जाती हैं या सबको बताई जाती हैं, ठीक है। मतलब आज भी अगर आप देखते हैं कुर्ग रेजिमेंट जो है भारत के, अगर आप बात करते हैं इंडियन, अगर आप थल सेना की बात करते हैं इंडियन आर्मी की, तो उसकी बहुत ही डेकोरेटेड रेजिमेंट जो है वो कुर्ग रेजिमेंट मानी जाती है। और इनफैक्ट जो हमारे पहले अगर आप बात करते हैं, जो फर्स्ट चीफ है इंडियन आर्मी के, जो कि आपको फील्ड मार्शल करियप्पा का अगर आपने सुना होगा, फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा, उनका अगर आप बात करते हैं तो वो भी कुर्गी से थे, ठीक है। वो भी इसी जगह को बिलोंग करते थे और लोग, पीपल टेक अ लॉट ऑफ प्राइड अबाउट इट। आपने सैम मैनेक्शॉ का नाम सुना होगा, फील्ड मार्शल जनरल सैम मैनेक्शॉ। वैसे ही उससे पहले जो पहले फील्ड मार्शल थे भारत के, उनका नाम क्या था, के.एम. करियप्पा। तो के.एम. करियप्पा जो थे, जनरल के.एम. करियप्पा, वो भी कुर्गी थे। और अगर आज भी आप बात करते हैं तो इतना उनका वेलर है या उनकी इतना ज़्यादा उनको एक डेकोरेटेड फिगर के तौर पर जाना जाता है कुर्गी, इसको अपने आप में, ठीक है, जाना जाता है कि अकेले भारत में आपको मालूम है कि अगर आपको आर्म्ड लाइसेंस रखना है, आर्म्ड कोई फायर वेपन रखना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको सरकार से उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। जबकि कुर्गीज जो है, अगर आप बात करते हैं कोदावूस जो एक ट्राइब है, उनमें वो अकेले ऐसे लोग हैं भारत में, जैसे सरदारों के पास वो कटार लेके रखते हैं ना, वैसे ही कोदावूस अकेले ऐसी आप कह सकते हैं कि प्रजाति मानी जाती है, ये रेस मानी जाती है भारत में, जिनको आज भी फायर आर्म्स कैरी करने की परमिशन है विदाउट लाइसेंस भारत में रहते हुए, ठीक है। तो आपको समझ में आता है कि उनका ट्रेडिशन कितना स्ट्रांग होगा।
The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish around in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water. Elephant enjoy being bathed and scrubbed in the river and by their mahout. Mahout किसको बोलते हैं? महावत बोलते हैं, वो जो सवारी करता है ना, जो हाथी की सवारी करता है उसको हम महावत बोलते हैं। उसको अगर आप बात करते हैं रिवर कावेरी, अगर आपको मालूम है कावेरी जल के ऊपर भी बहुत सारी बातें आपको मालूम है, रिवर के ऊपर डिस्प्यूट की भी बात हुई थी, वो कहाँ से उसका पानी आता है अगर आप बात करते हैं तो वो कुर्ग से ही उसमें सबसे ज़्यादा पानी का जो बहाव है, जाहिर सी बात है जो नदियों में पानी आता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से कॉन्सेंट्रेट होकर आता है? कुर्ग से, ठीक है। महासीर अगर आप बात करते हैं एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश जो कि इन पानी में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच वाइल स्क्विरल्स, अब इसमें बताया गया है कि वहाँ पे नेचुरल कितनी बायोडाइवर्सिटी है ना, स्क्विरल्स हैं, लंगूर्स हैं, आपको सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी नेचुरल ब्यूटी, कितनी जिसको आप कहते हैं प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, ठीक है। उसमें आप कह सकते हैं अब वो वहाँ पे क्या होता है, रिपल इफेक्ट इन क्लियर वाटर, मतलब आपको पता चलता है कि बहुत ही क्लियर स्वच्छ पानी है। एलिफेंट जो है वहाँ पे आपको एलिफेंट्स मिल जाएंगे जो कि वहाँ पे नदियों में नहाते हैं, उनको साफ करते हैं उनके महावत, वो सब आपको दिख जाएगा। मतलब ये सब बहुत ही जो चीज़ें हमें बड़ी एग्जॉटिक लग रही है सुनने में, ये वहाँ की रोज़मर्रा की लाइफ का या वहाँ की डेली लाइफ का हिस्सा है, राइट। ये चीज़ें हमें क्लियर होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं The most laid-back individuals become convert to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, mountain biking and numerous walking trails in the region are favorite with trekkers. तो बहुत सारे अगर आप नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, वहाँ पे ट्रेकर्स जाते हैं जिनको चलने का शौक होता है, या फिर आप जो वाटर स्पोर्ट्स आप करते हैं, वाइट वाटर राफ्टिंग हो गई, और आप कैनोइंग करने की बात की जाती है, या आप बात कर रहे हैं रैपलिंग की, रॉक क्लाइंबिंग की, माउंटेन हाइकिंग की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे होती हैं। और क्योंकि वहाँ पे इतना सुंदर पानी भी है, जंगल भी है, रोलिंग माउंटेन्स हैं, तो जितनी भी ये एक्टिविटीज़ हैं वो सब भी आपको वहाँ पे होते हुए दिख जाती हैं। Now, birds, bees and butterflies are there to give you company. Macaques, Malabar squirrels, langur and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for a wild elephant. अब यहाँ पे आपको उसकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है कि आपको कितनी कितनी अलग अलग तरह की प्रजातियों की आपको बर्ड्स मिलती हैं, स्क्विरल्स मिलती हैं, लंगूर मिलते हैं, आपको अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं जो ट्री कैनोपी से आपको झांकती हैं, देखती हैं, और पूरी बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पे आपको अपने मैक्सिमम उस पे दिखती है, ठीक है। हालांकि वो राइटर कहता है कि जब वाइल्ड एलिफेंट आते हैं, जब जंगली हाथी आते हैं, तो मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, उनके साथ पंगा मैं नहीं लेता, ठीक है। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू द पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। अब कहाँ जा सकते हैं आप? क्लाइम अगर आप कहते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स पे अगर आप चढ़ते हैं, अगर आप ट्रैक करते हैं, तो वहाँ पे खड़े होके ऊपर चोटी से आप पूरा जो शहर है कुर्ग की जो खूबसूरती है वो पूरी ऊपर खड़े होके आप निहार सकते हैं। पैनोरामिक व्यू मतलब पूरा आपको जिसको बोलते हैं ना विहंगम दृश्य, वो आपको वहां से ऊपर खड़े होकर चोटी पे से, पहाड़ पे से नजर आएगा। A walk across the rope bridge lead to a 64-acre island of Nisargdham running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement. A nearby Bailakup is a bonus. The monk in the red ochre and the yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and the soul of India right here in Kurg. अब क्या बात हो रही है? कुर्ग के बारे में ये भी बताया जा रहा है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट सेटलमेंट, खासकर जो मंक हैं उनका सेटलमेंट है वहाँ पर। नॉट मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ इट। नॉर्मली जब हम बुद्धिस्ट मंक्स की बात करते हैं या उनके सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जगहें आती हैं जैसे धर्मशाला या तिब्बत का जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है भारत का, वो हमारे दिमाग में आता है। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप उत्तराखंड के भी कुछ शहर देखते हैं तो आपको नॉर्मली पहाड़ी एरियाज जो कि नॉर्दर्न साइड हैं, अगर आप धर्मशाला, देहरादून में भी काफ़ी सेटलमेंट है इनका, तो आपको वो नज़र आता है। लेकिन आपको ये जान के काफ़ी लोगों को, जो विजिटर्स हैं, सैलानी हैं, जो घूमने आते हैं कुर्ग, उनके लिए भी ये बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ होता है, काफ़ी उनके लिए भी काफ़ी आश्चर्य की बात होती है और काफ़ी मज़ेदार सी बात होती है जब वो इनको मंक्स को, जो कि आपने इनको पहनावा देखा होगा ना, इनका येलो कलर की इनकी रोब्स होती हैं एंड रेड कलर के उसके ऊपर ये पहनते हैं, राइट, येलो एंड रेड कलर की ऑकर रोब्स होती हैं, वो पहन के जब ये लोग दिखते हैं तो वो बहुत अपने आप में एक अलग सी फील जो है वो पूरी घाटी को देता है, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू, कहाँ पे अगर आप बात करें 64 एकड़ आइलैंड है,
है, ठीक है। कितना बड़ा आइलैंड है, बहुत ही काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ आइलैंड है, तकरीबन एक रोप ब्रिज से कनेक्टेड है एंड 64 एकड़ का एरिया जो है ये कवर करता है। और इसका कहा क्या जाता है, इसका नाम जो है इसको कहा जाता है निसर्ग धाम, ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, अगर आप बात करते हैं फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट सेटलमेंट कहाँ के मंक्स पाए जाते हैं, इंडिया के लार्जेस्ट सेटलमेंट के। और विजिटर्स जब आप बात कर सकते हैं यहाँ पे कुर्ग की, जैसे मैंने बात की, जब वो घूमने आते हैं या देखने आते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते या वो सोच के नहीं आते। नाउ अबाउट द पोएट, अगर मैं इनके बारे में बात करूं कि कौन है क्या है, तो लोकेश अब्रोल हैं, ठीक है। डॉक्टर लोकेश अब्रोल जिन्होंने ये पाठ लिखा है, जिन्होंने ये पीस लिखा है कुर्ग के ऊपर, अगर आप बात करते हैं तो वो बेसिकली पेशे से डॉक्टर हैं, बहुत एविड ट्रैवलर हैं, बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं और सोशल एंटरप्रेन्योर हैं इन लव विद इंडिया, ठीक है। उनको भारत की अगर आप बात करते हैं तो उनको नैसर्गिक जो सुंदरता है भारत की उसको एक्सप्लोर करने में और उसके बारे में लिखने में उनको बहुत आनंद आता है। ही इज़ नोन टू राइट ट्रेवलॉग्स wherein different parts of India are revealed and different parts of India are celebrated, right? तो उसके लिए बहुत जाने जाते हैं। Who sees writes and photographs in a pleasant light, वो अगर आप देखते हैं तो pleasing light, मतलब he always brings out the best things of India, ठीक है। अगर आप बात करते हैं तो बहुत critical चीज़ें नहीं करते, मतलब he always brings out the better side or the shining side, right? जो बहुत ही unexplored ventures हैं या जगहें हैं उनको वो रोशनी में लाते हैं। He establishes Lotus Peak Nursery School for underprivileged children at Kartarpuri, Gurgaon. इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी, जैसे मैंने कहा, एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे काजों से और फिलंथ्रोपिस्ट हैं। तो भी सोशल एंटरप्रेन्योर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अच्छे काजों से या फिलंथ्रोपी का जो वर्क है उससे काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड हैं। एनजीओ चलते हैं इनके गुड़गांव में। उसके अलावा ये अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं। मल्टी स्पेशलिटी अगर आप बात करते हैं हॉस्पिटल एंड टीम इन प्राइवेट सेक्टर, मतलब 1991 में अगर आप बात करते हैं तो उन्होंने पहला, अगर आप बात करते हैं गुड़गांव में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यूनिट जो था वो डॉक्टर अब्रोल ने खोला था, ठीक है। सो वी नो दैट द piece that we are talking about comes from a person who has traveled widely and who has sound understanding of the culture and also the diversity of our country, ठीक है। अब थीम क्या है चैप्टर की, आपको मालूम है कि हम कुर्ग की बात कर रहे हैं। कुर्ग क्या है, ब्यूटीफुल प्लेस, हाईलैंड्स विद अ जनरली कूल एंड वेट क्लाइमेट। हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि इसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, या वहाँ का टेम्परेचर किस तरह का रहता है, या वहाँ की जो डेमोग्राफिक सेटअप है वो किस तरह का है, वो हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। सो यू आर थ्रू विद दैट। नाउ इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ये हम क्यों बोलते हैं कुर्ग के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना खूबसूरत है वहाँ पे। अगर आप उसकी जोग्राफिकल लोकेशन या उसकी नेचुरल ब्यूटी या सिनिक ब्यूटी की बात करते हैं तो वो इतनी खूबसूरत है कि वो लिटरली ऐसा लगता है जैसे कोई जन्नत का हिस्सा जो है वो टूट के ज़मीन पे आ गया है, राइट। तो अगर ये लाइन जो है बहुत बार इंपॉर्टेंट भी है, आपसे पूछी भी जा सकती है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है, दैट व्हाई इज कुर्ग रेफर्ड एज द हेवन पीस व्हिच हैज ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो इसका जवाब आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज अ लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, जो कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, अगर आप बात करते हैं भारत के एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का घर है। स्पाइसेस और कॉफ़ी के लिए अपनी कुर्ग जाना जाता है, ठीक है। 30% जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ है। और दूसरा जिसको आप कहते हैं द चेरी ऑन द केक इज द कावेरी रिवर, जो कि कुर्ग से बहती है, ठीक है। सो आपको ऑब्वियसली यू गेट टू नो अबाउट द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ कुर्ग एंड द सिनिक ब्यूटी विच कुर्ग डिनोट्स, ठीक है। तो उसकी वजह से कुर्ग को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है या इतनी खूबसूरती उसकी मानी जाती है। नाउ बिग एलिफेंट्स ऑल्सो फाउंड हेयर, बर्ड, बीज एंड बटरफ्लाइज, जिनके बारे में हमने बात की कि फ्लोरा फौना में बहुत रिच है, बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच है। एलिफेंट से लेके अगर हम बात करते हैं तो बर्ड्स की जो स्पीशीज़ हैं, प्रजाति हैं, वो यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मागिरी हिल्स की तो वो अगर आप बात करते हैं पेनोरमिक व्यू लाता है किसका, पूरे के पूरे शहर के लैंडस्केप का। एंड इट इज सेड दैट पीपल हु आर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया विजिट कुर्ग। और क्या कहा जाता है कि वो लोग जो कि देश का, हमारे देश का आत्मा को ढूंढ रहे हैं, शायद जो हमारे देश की आत्मा को तलाश रहे हैं, द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया बेसिकली रिसाइड्स एट कुर्ग। और अगर आप वहाँ आना चाहते हैं तो यू विल फाइंड अ वेरी हैप्पी एंड मिक्स बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, बायोडाइवर्सिटी, सिनिक ब्यूटी, कावेरी रिवर, एलिफेंट्स, एनिमल्स, उसके अलावा कॉफ़ी प्लांटेशन, स्पाइसेस, मंक्स, एवरीबडी, आपको सब कुछ, जिसको आप कहेंगे कि सब कुछ का अमेलगमेशन जो है आपको कुर्ग में मिलेगा।
अब जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड चैप्टर जो हमारा पढ़ने वाले हैं हम, वो है बेसिकली बहुत ही ऐसी चीज़ के बारे में जो कि हमें रोज़ हमारे घरों में बनती है और जिसके बिना कोई भी इंडियन घर, या अगर आप बात करते हैं भारतीय किसी भी घर की शायद सुबह जो है वो उसके बिना नहीं होती। आज हम बात कर लेते हैं गर्मा गर्म चाय के ऊपर, ठीक है। अब बात हो रही है टी फ्रॉम आसाम, चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन द हाई पिच्ड वॉइस। आप लोगों ने सबने ये आवाज़ कहीं ना कहीं सुनी होगी, स्पेशली अगर जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं या रेल यात्रा करते हैं तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ये बोलते हुए भागते हुए, जो आप कह सकते हैं कि कुल्हड़, पहले तो कुल्हड़ में चलती थी, आजकल वापस कुल्हड़ का सिस्टम आ गया है, बीच में अदरवाइज वो डिस्पोजेबल कप्स में चलने लग गई थी, लेकिन वापस आजकल फिर से जो है वो मोदी सरकार के टाइम पे हुआ है कि भाई साहब कुल्हड़ के कप में वापस चाय मिलने लगेगी, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि अक्सर वो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं नॉर्मली, वो अक्सर जब ट्रेन आके रुकती है तो भागते हैं लेके और वो कहते हैं कि गरम चाय, गरम चाय। तो ये जो बात है ना, ये जो आवाज़ें हैं, ये बहुत ही कॉमन आवाज़ें हैं जो आप किसी भी बड़े छोटे रेलवे स्टेशन में भारत में सुनते हैं। पर आज ये चाय कहाँ से आई, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से, किसने पहली बार, कभी ना कभी ख्याल आता होगा ना कि भाई ये चाय पीने की शुरुआत किसने की होगी। मतलब चाय की पत्ती को अगर आप देखें, टी प्लांटेशन को, तो हमेशा उसको देख के समझ में नहीं आता, लगता है कि ऐसे कैसे है कि यार ये चाय की पत्ती से किसने सोचा होगा कि इसको पानी में उबाला जाए और चाय बनाई जाए। तो बिल्कुल वही स्टोरी आज अपन करने वाले हैं, हम डिस्कशन करने वाले हैं टी फ्रॉम आसाम के ऊपर, ठीक है। ही केम टू द विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब गिव अस 2 cups, प्रांजल सेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पूरा डिस्कशन हो रहा है, एक पूरी आप कह सकते हैं कि एक स्टोरी जो है वो गढ़ी गई है, ठीक है, उससे रिलेशन में हम पढ़ेंगे इसको। ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब गिव अस 2 cups, प्रांजल सेट। दे sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. अब क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सी बात हो रही है कि उन्होंने कहा, देखिए यहाँ पे भी ट्रेन की ही बात हो रही है ना, यहाँ पे भी रेलवे कंपार्टमेंट की ही बात हो रही है कि 2 कप उसने चाय ली, वो चाय बेचने वाले से जो कि आवाज़ लगा रहा था उससे 2 कप चाय ली और उन्होंने चाय सिप करना शुरू की। और तकरीबन हर व्यक्ति उस कंपार्टमेंट का, जो उनकी ट्रेन में जो रेलवे कंपार्टमेंट था जिसमें वो सफ़र कर रहे थे, ऑलमोस्ट हर व्यक्ति उस कंपार्टमेंट का चाय पी रहा था, ठीक है। अब डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी are drunk every day throughout the world, राजवीर सेट। अब कहता है कि क्या तुम्हें ये मालूम है कि तकरीबन 80 करोड़, ठीक है, 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे। मतलब अगर आप बात करते हैं पूरे देश में तो कम से कम रोज़ दिन में 80 करोड़ कप चाय जो है कंज्यूम की जाती है, ठीक है। व्यू एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। तो इसको सुन के, ये जो आंकड़ा था, इसको सुन के प्रांजल क्या कहता है कि फ्यू मैन, लाइक टी इज़ रियली वेरी वेरी पॉपुलर, मतलब बहुत, वाकई में बहुत बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल buried his nose in the detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy field gave way to tea bushes. अब क्या बात हो रही है, अब एक बात हो रही है कि ये बातें हुई, 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ, उसके बाद फिर अपने अपने काम में लोग लग गए, ठीक है। एक नॉर्मल जनरल जो डिस्कशन अपन करते हैं चाय पीते हुए, चाय की चुस्कियों के पे, ये वो ऐसा डिस्कशन था। उसके बाद फिर खैर आई गई बात, ख़त्म हो गई है इस तरह से, ठीक है। अब क्या हुआ, ट्रेन जो है वो स्टेशन से बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकली तो प्रांजल ने क्या किया, बरीड हिज नोज का मतलब ये होता है कि वो दोबारा अपनी जो किताब वो पढ़ रहा था उसमें वो दोबारा लग गया, दोबारा पढ़ने लगा, ठीक है। उसकी बुक को पढ़ने लगा। वो कौन सी बुक पढ़ रहा था, डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रहा था। राजवीर को भी बहुत आर्डेंट फ़ैन होना मतलब बहुत ज़्यादा पसंद होना कोई चीज़, तो राजवीर जो है वो भी आर्डेंट फ़ैन है डिटेक्टिव स्टोरीज़ का, पर फिलहाल वो इंटरेस्टेड नहीं था पढ़ाई लिखाई करने में। उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा था बाहर देखने में और नई नई चीज़ें। ट्रेन के बाहर देखो तो बहुत ज़्यादा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं, है ना। आपको जाके आप देखते हैं तो आपको वैसे ही टाइम पास हो जाता है। अगर आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं और आप खिड़की पर बैठ गए हैं तो आपको वैसे ही आप बोर नहीं होंगे, आप नज़ारे देखते देखते ही आपका समय जो है वो निकल जाता है। तो वैसे ही वो राजवीर क्या था, वो देख रहा था और बैठा हुआ था और देख रहा था बाहर दूर दूर तक, जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, सीनरीज थी। उसने देखता है वहाँ पे ग्रीन एवरीवेयर, मतलब जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वहाँ पे हरियाली ही हरियाली थी, ठीक है। राजवीर ने कभी भी इतनी ज़्यादा ग्रीनरी अपनी ज़िंदगी में एक साथ नहीं देखी थी। मतलब उसने जब ये देखा तो देखिए ये ट्रेन जैसे यहाँ से जा रही है, जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी वहाँ तक एक सिमेट्रिकल ग्रीनरी उसको नज़र आ रही थी और उसने इतनी हरियाली, इतनी ग्रीनरी अपनी लाइफ में कभी एक साथ नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेस। अब ये क्या हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई
जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी बुशेस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जगह दी किसको, बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं जो टी एस्टेट्स हैं वो दिखने लग गए। ठीक है, अब टी प्लांटेशन और टी बुशेस को जगह मिल गई। नाउ it was a magnificent view against a big backdrop of densely wooded hills. It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shades tree, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figurines. अब वो क्या कर रहा है, वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने जो देखा वो कैसा था। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मैग्निफिसेंट व्यू मतलब बहुत ही रोमांचित कर देने वाला, बहुत ही खूबसूरत जो नज़ारा था वो था। अगर आप देख सकते हैं तो वुडेड हिल्स थी, अगर आप पीछे अगर आप देखते हैं तो बैकग्राउंड में क्या थी, पहाड़ियाँ थी। ठीक है, वुडेड हिल्स थी जैसा आप कह सकते हैं, और वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जो टी प्लांटेशन थे, टी बुशेस थे, ये वहाँ तक फैले हुए थे जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है। एज फार एज द आई कुड सी, मतलब बेसिकली आँखें जहाँ तक देख सकती हैं वहाँ तक अगर आप देखते हैं तो आपको ये जो प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन है वो दिख रहा था। डॉर्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज, मतलब डॉर्फिंग मतलब किसी चीज़ को छोटा करना, है ना। तो मतलब जो बड़े बड़े शेडी ट्रीज थे वो इन टी प्लांट्स को मतलब कंपैरिजन में वो छोटे नज़र आ रहे थे उनके सामने, बड़े बड़े शेडी ट्रीज के सामने। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया है, ऑर्डरली रोड बुशेस मतलब एक तरह से अगर आप देखते हैं जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो देखिए एक तरह की सिमेट्री नज़र आ रही है, एक रो में है सारे, है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये सारे एक रो में प्लांटेशन है, इसमें ऑर्डरली है ये, मतलब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कहीं पे भी कुछ भी बेतरतीब है, बिल्कुल ऑर्डरली ये उगे हुए पेड़ हैं। तो उसके बारे में वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, डॉल लाइक फिगरीन्स मतलब बिल्कुल ऐसे हैं जैसे वो बिल्कुल डॉल लाइक फिगरीन्स का हमें वो देते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं इल्यूजन हमें देते हैं। ऑलराइट, नाउ in the distance was an ugly building with a smoke billowing out of tall chimney. ugly building क्यों है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली वो जो नेचुरल सिनेरियो है, जो नेचुरल सिनिक ब्यूटी है उसको कहीं ना कहीं वो डिसरप्ट कर रहा है, मतलब उसमें वो फिट नहीं बैठ पा रहा ना, मतलब वो इतना खूबसूरत सा माहौल है और उसमें एक बिल्डिंग है जिसमें चिमनी से धुआं निकल रहा है, तो ऑब्वियसली वो आपको कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, दैट इज़ वाई इट्स एन अगली बिल्डिंग। ठीक है, डॉल चिमनी। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजीव ने क्या कहा, वो समझ गया देख के कि भाई ये जो है ये टी प्लांटेशन है और बेसिकली ये क्या है, ये चाय के बागान हैं, दे आर टी गार्डन्स। और वो बहुत एक्साइटेडली एक्सक्लेम किया। प्रांजल who had been born and brought up on the plantation didn't share राजवीर्स एक्साइटमेंट। अब प्रांजल जो है क्योंकि उसका जन्म जो है वो वहीं पर हुआ था और उसका जो पूरी लाइफ है, पूरी परवरिश जो है उसकी वो प्लांटेशन में ही हुई थी, वहीं हुई थी आसपास, तो उसको कोई बहुत चार्म नहीं था, उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। तो ऑब्वियसली राजवीर ने क्योंकि पहली बार देखी थी इतनी ग्रीनरी और पहली बार वो ऐसी जगहों पर ट्रैवल कर रहा था, तो उसका जो एक्साइटमेंट था वो बहुत डिफरेंट था। लेकिन प्रांजल के लिए बहुत रेगुलर चीज़ थी, मतलब ये चीज़ वो बचपन से देखता हुआ आया है, तो उसको किसी चीज़ का एक्साइटमेंट नहीं था। तो वो प्रांजल का या राजवीर का जो एक्साइटमेंट है वो प्रांजल ने शेयर नहीं किया। ठीक है, ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड, आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। अब अगर हम बात करते हैं तो वो क्या कहता है, कहता है ओ टी गार्डन नहीं, मतलब दिस इज अ टी कंट्री इन इटसेल्फ। अगर आज की डेट में अगर आप बात करते हैं तो लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन अगर वर्ल्ड में अगर आप बात करते हैं तो वो कहाँ पर है, आसाम में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो वो कहता है कि भाई आप इतने यहाँ पे इतने गार्डन्स हैं, इतने टी गार्डन्स हैं, टी एस्टेट्स हैं, इनको अगर देखना चालू करोगे तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी और ये ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. अब वो कहता है कि यार मैं यहाँ पे आने से पहले ना काफ़ी कुछ मैंने चाय के बारे में पढ़ने की कोशिश की, पर जितना मैं पढ़ सकता था, मतलब जितनी चीज़ें, जितना लिटरेचर मैं पढ़ सकता था मैंने उतने पढ़ने की कोशिश की है। और हालांकि ये बात किसी को भी नहीं पता कि सबसे पहली चाय किसने पी थी या सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, लेकिन काफ़ी सारे लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स मतलब एलिजिड स्टोरीज़ हैं, ऐसी स्टोरीज़ जो कि आप कह सकते हैं कि बात कही जाती है, बोली जाती है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन बातें ऐसी सुनने में आई हैं, चल रही हैं, प्रचलित है कहानियाँ, उनको हम कहते हैं लेजेंड्स। ठीक है, तो वो कहता है कि बट देयर आर मेनी लेजेंड्स अटैच्ड टू इट। तो वो प्रांजल कहता है व्हाट लेजेंड्स, कौन से लेजेंड्स, कौन सी कहानियाँ। अब वो कहता है
Well, there's one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. अब ये कहानी जो है ये मैंने भी सुनी है, ठीक है, और ये कहानी आपको पता है मैंने कहाँ सुनी है? ये कहानी मैंने सुनी है कौन बनेगा करोड़पति पे आए थे, कौन बहुत दो बड़े मास्टर शेफ्स, एक कौन, एक अपने आए थे विकास खन्ना और एक आए थे अपने कौन, रणवीर बरार। तो रणवीर बरार ने ये स्टोरी वहाँ पे, यही स्टोरी रणवीर बरार ने भी सुनाई थी कि भाई कहा जाता है कि चाइना से चाय आई थी और फिर क्या हुआ कि चाइना से चाय आई तो वहाँ पे एक चीनी एम्परर था जो कि गर्म करके पानी पीता था, ठीक है, उसको पानी खौला के गर्म करके पीने के शौक था। अब वो जहाँ पे वो पानी उसका गर्म होता था उसके पीने के लिए, वहाँ पे एक दिन गलती से वो कुछ पत्तियाँ जो है वो पानी में गिर जाती हैं और तकरीबन वो पानी जो है उबलता जाता है, उबलता जाता है, उबलता जाता है और पत्तियों का फ्लेवर जो है उस पानी में आ जाता है। फिर जब वो एम्परर उस पानी को कंज्यूम करता है तो पता चलता है कि भाई वो तो टी लीव्स थी और वो पानी का जो स्वाद है वही चेंज हो जाता है और एम्परर को बहुत अच्छा लगता है, फिर वो वैसे ही उसको कंज्यूम करने लगता है। और ये भी कहा जाता है, ये भी कहा उसने कि बहुत लंबे टाइम तक उस एम्परर की जो लाइफ है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है, उसका जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी बुजुर्ग होके काफ़ी एज में जाके उसकी डेथ होती है। तो कहीं ना कहीं उसके हेल्थ बेनिफिट को भी लोगों ने अपनाया या हेल्थ बेनिफिट को भी लोगों ने समझा कि हो सकता है क्योंकि वो चाय का पानी डेली पीता था उबाल के, तो हो सकता है कि उसकी लंबी उम्र का राज भी इसी में कहीं छुपा हो। तो ये भी एक कारण था, ठीक है। टेल मी अनदर, स्कॉफ प्रांजल। उसने कहा कि ठीक है ये तो हो गई, ये तो मैंने सुन ली, अब दूसरी कोई स्टोरी सुनाओ मुझे। तो वो कहता है कि हमारा ठीक है ये तो खैर चाइनीज़ है, हमारा इंडियन लेजेंड भी है, मतलब इसके पीछे हमारी एक हिंदुस्तानी गाथा भी चली आ रही है, हमारी भी एक स्टोरी है जो हम लोगों से जुड़ी हुई है। तो ये तो चाइना का था जो हमने बताया, लेकिन इंडियन स्टोरी भी है इसकी। और वो कहता है वो क्या है वो बताओ। तो कहता है भाई बोधि धर्म, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही विल स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। 10 टी प्लांट ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स एंड द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वर पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। अब ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ की जो है वो थोड़ी सी लाइक माइथोलॉजिकल, थोड़ी सी अनबिलीवेबल टाइप की स्टोरी है, बट है, ठीक है। और उसमें कहा जाता है कि भाई बोधि धर्मा में जो एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक थे उन्होंने अपनी आईलिड्स जो थी, ठीक है, वो काट ली थी। क्यों काट ली थी? क्योंकि उसकी वजह से वो स्लीपी फील करते थे अपने मेडिटेशन में और उनके मेडिटेशन में इसकी वजह से बाधा आती थी। तो उन्होंने ताकि वो सोए ना या उनको मेडिटेशन के टाइम पे उनको नींद ना आए तो उन्होंने अपनी आईलिड्स काट ली थी, ठीक है। अब उसमें उन्हें ये हुआ कि उसमें कहा जाता है कि 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलिड्स, और कहा जाता है कि जहाँ उन्होंने अपनी आईलिड्स को छोड़ा वहाँ पे 10 टी प्लांट्स जो है वहाँ पे उग गए उसकी जगह पे, और उनकी जो लीव्स थी, जो प्लांट की जो पत्तियाँ थी, उनको क्या किया जाता है, उनको गर्म पानी में डाल के उबाल के पिया जाता है और कहा जाता है कि इससे नींद जो है वो भाग जाती है, ठीक है। अब ये जो है ये थोड़ी सी काइंड ऑफ, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी अनबिलीवेबल सी स्टोरी है कंपेयर टू दैट चाइनीज लेजेंड वन, दैट सीम्स टू बी अ लिटिल क्लोज टू रियलिटी, ठीक है, लेकिन ये कही गई। नाउ टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना, राजवीर एडेड। लेकिन एक और चीज़ है, ये बात कही जाती है कि भाई एक तथ्य है कि चाय जो है सबसे पहले, इसमें कोई दो मत नहीं है कि सबसे पहले चाय जो है कहाँ कंज्यूम की गई, चाइना में कंज्यूम की गई थी, ठीक है। और कहा जाता है कब, एज फार एज 2700 BCE, इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वाज ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन देन द बेवरेज। अब वो कहते हैं कि भाई शुरुआत जो है इसकी 2700 BC में इसको चाइना में चाय पी जाती थी, ठीक है। और वहाँ पे इनफैक्ट अगर आप बात भी करते हैं तो ये जो शब्द हैं, जो शब्दावली है ना, जो टर्मिनोलॉजी है, अगर आप बात करते हैं चाय, चीनी, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये चाइनीज़ है। फिर कहा जाता है कि भाई तब तक ये चाइना में चलती रही, ये होता रहा। अब हुआ क्या कि एक स्टोरी जाती है, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑल्सो गोज, कि उसके बाद ये 16वीं शताब्दी में यूरोप में आई और वहाँ पे ये एज अ मेडिसिन या हेल्थ बेनिफिट के लिए पी जाती थी रादर देन अ बेवरेज। अब हुआ क्या कि ओपियम वॉर जब हुई थी उस टाइम पे चाइना ने यूरोप को चाय देने से मना कर दिया, ठीक है। ब्रिटेन ने यूरोप को चाय देने से मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आपको अपनी चाय अगर पीनी है तो खुद उगाओ। तो अब ब्रिटेन ने अपनी चाय उगाना चालू की, बहुत उगाना चालू की। फाइनली ये हुआ कि उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा सुपरसीड कर गई उनकी चाय का प्लांटेशन। अब जब चाय का प्लांटेशन सुपरसीड कर गया तो ये हुआ कि भाई इसका करें क्या हम,
इतनी ज़्यादा उत्पत्ति होने लग गई कि ये हुआ कि भाई इसका जो एक्स्ट्रा जो हमारा जो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका हम करें क्या। तो इन्होंने क्या किया, तब से जो चाय है ये क्या करने लगे, ये फ्री में पिलाने लग गए। जो मुसाफिर सफ़र करते थे हिंदुस्तान की ट्रेन में उस टाइम पे, रेलवेज आपको मालूम है कि ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया था, तो जो लोग मुसाफिर जो ट्रैवल करते थे उनको ये जा जाके फ्री में चाय बांटने लगे। तो यहाँ से आप एक तो कह सकते हैं कि वो चाय का सिस्टम जो है, रेल यात्रा और चाय का सिस्टम यहाँ से एसोसिएट होता है। और कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि यहाँ से जो आदत है हिंदुस्तानियों की चाय पीने की, कहा जाता है वो यहाँ से डेवलप हुई है। नाउ द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू Mariani Junction. The boy collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dhekiabari, a tea garden managed by Pranjal's father. ठीक है, ढेकियाबारी में इनके फादर का अब क्या हुआ कि भाई ट्रेन लग गई प्लेटफॉर्म पे। अब दोनों लड़के जो है अपना सामान वामान उन्होंने उठाया, राजवीर और प्रांजल का, और वो क्राउडेड प्लेटफॉर्म में अपना जगह बना धक्का मुक्की करते हुए रेलवे स्टेशन पे उतर गए। वहाँ पे उसके जो फादर थे, पेरेंट्स थे प्रांजल के, वो उनका वेट कर रहे थे दोनों का। और वहाँ से फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ से इनको कलेक्ट किया दोनों लड़कों को, और फिर भाई ये सब जो है ड्राइव करके कहाँ गए। प्रांजल के फादर एक स्टेट, टी एस्टेट जो है वो ओन करते थे, जिसके बारे में बताया गया कि प्रांजल का जन्म जो है भाई वो तो टी एस्टेट में हुआ था, उसका जो पूरी लाइफ है उसने वहीं गुजारी थी, इसीलिए उसको राजवीर जैसे एक्साइटमेंट नहीं था। तो एग्जैक्टली वहीं टी एस्टेट में जाके वो ड्राइव करते हैं और फाइनली वो टी एस्टेट जाते हैं। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed the cattle bridge and entered ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। अब बात क्या हो रही है, मतलब तकरीबन ये 1 घंटे का सफ़र करने के बाद इनकी जो कार थी वो मेन रोड से, मतलब अंदर की तरफ कोई सा मोड़ होगा या आप कह सकते हैं अंदर की तरफ जाके होगा, जिसको कहते हैं ना मेन रोड से अपन ने कट लिया, तो बिल्कुल वही चीज़ है कि कार ने कट लिया। वियर्ड ऑफ का मतलब होता है वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, मतलब कोई कट होगा मेन रोड से जो आपने लिया, तो उसको हम कहेंगे वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। मतलब मेन रोड पर जो सड़क जा रही थी वो जाते जाते कहीं पर टर्न आया तो वहाँ पे वियर्ड हो गई, घूम गई। ठीक है, अब इसमें आप कह सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने क्रॉस किया क्या, कैटल ब्रिज उन्होंने क्रॉस किया और एंटर किया ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट में। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड व एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। ग्रेवल रोड मतलब क्या, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, पथरीली सी रोड जिसको हम कहते हैं, ग्रेवल्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर, तो वहाँ पे पूरी जो ग्रेवल स्टडेड रोड होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जहाँ तक नज़र जा रही थी कई कई एकड़ तक, ठीक है, टी बुशेस थे। ऑल नियरली प्रून्ड टू द सेम हाइट, मतलब प्रून्ड टू द सेम हाइट मतलब कि आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे आपको एक ही लेवल के, एक ही साइज़ के सारे टी स्टेट में आपको बुशेस दिख रहे हैं। आपको ये कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि एक बड़ा है, एक छोटा है, एक अंडरग्रोन है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बेसिकली सारे जो हैं ट्रिम किए जाते हैं, इनको हम कहते हैं प्रून करना। ठीक है, तो सारे के सारे प्रून किए गए हैं सेम हाइट पे। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। अब आपको यहाँ पे दिख रही है ना ये महिलाएं क्या की हुई हैं, ये बेसिकली प्लास्टिक एप्रन्स पहनी हुई हैं, और अगर आप इनको देख रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, टी प्लकर्स, जो कि चुन रहे हैं वहाँ से बागान में जाके, क्या कर रहे हैं, जो कि चुन रहे हैं उसको, टी लीव्स को निकाल रहे हैं। ठीक है, जो कि न्यूली स्प्राउटेड टी लीव्स हैं उनको चुन रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, आप इनको देखिए, इनके सर पे बैम्बू के बास्केट हैं जिसमें ये चुन चुन के रखते हैं, मतलब ये पीछे अपने कंधे पे टांगे हुए रहते हैं उसको, और उसमें तोड़ तोड़ के डालते जाते हैं। ठीक है, तो अब ये वो कर रहे हैं। Pranjal's father slowed down to allow the tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. अब वो गाड़ी चला रहे हैं उसके फादर, तो जहाँ पे जैसे ही एक ट्रॉली आ रही है सामने जिसमें टी लीव्स भरी हुई हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं कि टी लीव्स को वो रुक जाते हैं, थोड़ी सी जगह देते हैं कि पहले वो ट्रॉली जो है वो पास हो जाए। ठीक है, दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? Rajveer asked. It lasts from May to July and yield the best tea. अब वो क्या कहते हैं, This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? अब वो क्या करता है, राजवीर किससे बात कर रहा है, राजवीर बात कर रहा है प्रांजल के फादर से। और जैसे ही वो रुकते हैं कि वो जो ट्रक है वो निकल जाए सामने से, तो वहाँ पे राजवीर का जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ता है और वो पूछता है कि क्या ये बेसिकली सेकेंड फ्लश है या स्प्राउटिंग पीरियड है, ऐसा कुछ है क्या मिस्टर बरुआ? तो वो कहते हैं इट लास्ट फ्रॉम May to June and yield the best tree. ठीक है, अब वो कहते हैं कि हाँ बेसिकली अगर ये क्या कंटिन्यू करता है, कहता है कि मिस्टर बरुआ, और उसके बाद कहता है कि क्या ये वही है, मतलब ये तकरीबन मई से जुलाई तक चलता है और बेस्ट टी जो है वो इसी पीरियड में मिलते हैं, क्या ये एग्जैक्टली वही है मिस्टर बरुआ? राजवीर पूछता है। यू सीम्स टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। और उसने कहा
प्रांजल के फादर को जब वो कहता है राजवीर, तो उसके फादर ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजवीर को कोई टी स्टेट का या टी का आइडिया नहीं है, बट इफ़ ही इज़ एबल टू से दैट कि भाई ये क्या सेकंड फ्लश है या स्प्राउटिंग पीरियड है और बेस्ट टी यील्ड करता है, ये पीरियड आप कह सकते हैं मई से जुलाई तक चलता है और इस टाइम पे दुनिया की जो बेहतरीन चाय है वो बनती है, जब वो कहते हैं तो मिस्टर बरुआ जो कि प्रांजल के फादर हैं, ही इज़ टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि वो ये जानते हैं कि भाई इस बंदे को, इस लड़के को कोई आइडिया नहीं है टी प्लांटेशन का। फिर वो कहते हैं कि तुमने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया है, मस्त से, है ना, कि तुम अपनी पढ़ाई जो है, तुम इस बारे में जानकारी जो है पहले से लेके आए हो एंड तुम्हारी जो जानकारी है वो बिल्कुल स्पॉट ऑन है, ठीक है। तो येस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। तो वो कहता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, मैं मानता हूँ कि मैंने काफ़ी पढ़ाई की है, मैंने काफ़ी जानकारी इकट्ठी की थी यहाँ पे आने से पहले टी स्टेट के बारे में और टी प्लांटेशन वगैरह के बारे में, लेकिन मैं हैंड्स ऑन जानकारी, हैंड्स ऑन मतलब हैंड्स ऑन किसी चीज़ को वहीं रहकर किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे रह के मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे जो मैंने एडेड जानकारी है, जो मैं पढ़ के आया हूँ, उससे ज़्यादा मुझे हैंड्स ऑन नॉलेज जो है वो यहाँ पे टी स्टेट में रहकर और पता चलेगा या मिलेगा। अब इनके बारे में हम बता देते हैं कि ये किसने लिखा है, ये जो प्रॉपर जो हमने ये जो थर्ड पार्ट पढ़ा है असम की चाय के से रिलेटेड, वो किसने लिखा है, वो लिखने वाले हैं अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। अब ये कौन है, ये गुवाहाटी के रहने वाले हैं, इंडियन जर्नलिस्ट भी हैं और आप कह सकते हैं एक फ्रीलांसर भी रहे हैं ये। और इनके बारे में अगर आप बात करते हैं, ही हैज़ रिटन 16 बुक्स फॉर एडल्ट एंड 17 एडवेंचर नॉवल फॉर यंग पीपल। अब राइटर हैं तो आपको ये मालूम होगा कि इन्होंने मतलब बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। अगर आपने इनका नाम सुना होगा तो आपको पता होगा कि इन्होंने एडल्ट उस पर बड़ों के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए ही काफ़ी लिटरेचर लिखा है। नॉर्मली क्या होता है, आप एक जॉनरा पे फिक्स होते हैं, मतलब इन्होंने दोनों के लिए ही उसको एक्सप्लोर किया है, दोनों जॉनरास को एक्सप्लोर किया है, बड़ों के लिए भी लिख सकते हैं और बच्चों की किताबें भी लिखी हैं। 2014 में ही वॉज अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय एसोसिएशन ऑफ राइटर एंड इलस्ट्रेटर ऑफ चिल्ड्रन, न्यू दिल्ली, द इंडियन चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ बुक्स फॉर यंग पीपल, ठीक है। तो ये कोविटेड राइटर है, इनको अवार्ड भी मिला है, भारत सरकार ने भी इनको अवार्ड से नवाजा है। अब he also won numerous awards including the Shankar Award in 1979 conferred to mark the International Year of Child. He has been awarded the Civilian Award Padma Shri by the Government of India in 2018। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि भारत सरकार ने इनको अवार्ड से नवाजा है। Now, अब इसकी थीम क्या है भाई, पढ़ चुके हैं तो समझ में आई गई होगी। Tea was first drunk in China. Even the word chai and chini are from Chinese. It goes back to 2700 BC. In 16th century, tea came to Europe and was drunk more as a medicine than as a beverage. अब हमें ये पता चल गया कि हमने चाय के इतिहास के बारे में एक्चुअली जानने की कोशिश की है। और बात कहाँ से शुरू होती है, वो जो ट्रेन में जो चाय गरम चाय की जो आवाज़ लगती है, वहाँ से इसकी स्टोरी आती है कि दो लड़के जो हैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। एक जो है ऑब्वियसली वो आसाम जा रहे हैं, एक जो लड़का है वो वहीं पर पैदा हुआ बड़ा हुआ, तो उसको कोई बहुत ज़्यादा चार्म नहीं है। लेकिन जो दूसरा लड़का है राजवीर, इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा चार्म है और ये चाय के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित करना चाहता है और बहुत सारी पढ़ाई अपनी ऑलरेडी करके आया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि भाई इतनी ज़्यादा चाय का उत्पादन जो है हमारे यहाँ होता है, 80 करोड़ चाय जो है पूरी दुनिया में पी जाती है। फिर आपको एक और एक रोचक बात बताऊँ मैं चाय की, ये तकरीबन आपको मालूम है इंडिया में सबसे बड़ा अगर आप बात करते हैं उत्पादन जो है चाय का होता है, ठीक है। और उसमें से लेकिन हम इतने ज़्यादा शौकीन लोग हैं चाय के कि हमारे यहाँ जो चाय के दौर और चाय का एक जो माहौल चलता है हमारे यहाँ का, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे घर कोई मेहमान आए तो हम बोलते हैं कि भाई चाय पानी तो पूछो, है ना। तो चाय तो हमारी लाइफ में इतनी रची बसी है कि आपको मालूम है कि इंडियन 70% चाय जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं हम खुद ही पी जाते हैं, और उसके बावजूद इतना बड़ा मार्केट है जो कि हम आपको मालूम है एक्सपोर्टर्स भी बहुत बड़े माने जाते हैं चाय की पत्ती के, ठीक है। तो वही है पूरा का पूरी थीम जो है उसी बात पर है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि वर्ड जो है चाय या चीनी जो है वो चाइना से आया है। इसके बाद में हमने लेजेंड्स की बात की है, दैट देयर वाज अ लेजेंड कि चाइना के एम्परर का, और एक हमारा भी वो बुद्धिस्ट एस्थेटिक की बात है, लेकिन थोड़ा सा जो कंसीवेबल स्टोरी है वो ज़्यादा चाइनीज़ वाली लग रही है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि चाइना में चाय जो है वो 2700 BC से पी जाती थी, राइट। अब इसमें आप बात कर सकते हैं वहाँ से यूरोप गई चाय, आपको मालूम है ट्रेड रूट्स की वजह से, ठीक है। एंड ड्रंक उसको ज़्यादातर मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था रादर देन अ बेवरेज।
पे जिसको हम पे बोलते हैं ना हिंदी में, बेवरेज उसको बोलते हैं। आसाम में लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है टी प्लांटेशन का वर्ल्ड में, ये हम सब जानते हैं। इतने सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं, इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो टी प्लांटेशन उन्हें देता है। लार्ज ग्रुप ऑफ women with bamboo basket on their backs who pluck the newly sprouted tea leaves from the plant and store them in the basket। और ये आपको मालूम है कि women, अगर आप बात करते हैं women एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो चाय की पत्तियों की वजह से, चाय के बागानों की वजह से बहुत प्रिमिटिव है वहाँ पे आसाम में। ठीक है, ये काम आपको हमेशा महिलाएं करती हुई दिखेंगी वहाँ पर। नाउ अगर हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं तो अब आपको मालूम है कि हमने 3 स्टोरीज पढ़ी हैं। ठीक है, तीनों स्टोरीज पढ़ी है। पहली हमने पढ़ी है बेकर्स ऑफ गोवा के ऊपर, दूसरी हमने पढ़ी है कुर्ग के ऊपर, और तीसरी हमने पढ़ी है टी स्टेट्स आसाम के ऊपर। ठीक है, तो ये तीनों स्टोरीज जो हैं ये हमें बिल्कुल क्लियर है। हमने इनके ऑथर्स के बारे में भी जानकारी ले ली, हमने पूरी स्टोरीज पढ़ी हैं, हमने सब कुछ जो किस नज़रिए से बोली गई हैं, क्या बातें बोली गई हैं, हमें वो तीनों स्टोरीज क्योंकि बहुत अच्छे से पता है तो हमें ये दिक्कत नहीं होगी कि हम समझें कि भाई कौन सी स्टोरी में क्या था क्या नहीं था, उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो हम सारे जिसको आप कहते हैं कि हम कंबाइंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम तो एक ही है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, राइट। तो हम जो चैप्टर्स करेंगे वो इसी में कंबाइंड होंगे, तो आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं क्या, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। अगर हम बात करते हैं गोवा में एल्डर्स जो हैं वो किसको लेकर नॉस्टैल्जिक हैं, तो एल्डर्स इन गोवा जो है वो गुड ओल्ड पोर्चुगीज़ डेज को लेके, मतलब आपको मालूम है ना, मैंने आपको बताया था कि पोर्चुगीज़ डेज मतलब आपको मालूम है कि तकरीबन 450 साल गोवा में पोर्चुगीज़ ने राज किया है, राइट। और इनफैक्ट गोवा सबसे लास्ट में लिबरेट भी होता है। अगर आप बात करते हैं इंडिया की, मतलब बाकी तो इंडिया जो था 1947 से में ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा को और 20 साल लगे थे। तो आपको मालूम है कि स्पैन बहुत बड़ा है। तो वहाँ पे पोर्चुगल इन्फ्लुएंस गोवा में क्योंकि इतनी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफ जो है वो रची बसी है पूरे वो पोर्चुगीज़ के कल्चर में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मालूम है कि वो पोर्चुगीज़ डेज की याद करते हैं, एंड द पोर्चुगीज़ एंड द फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, क्योंकि वहाँ पे जो खाना था उनका, जो स्थायी फूड हुआ करता था वो क्या था, जो लोव्स ऑफ ब्रेड हैं वो कंज्यूम किया करते थे। नाउ इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। अब ये हमने जो चैप्टर पढ़ा है बेकर्स इन गोवा, उसके हिसाब से हम बता देते हैं कि हाँ, ब्रेड मेकिंग आज भी वहाँ पे बहुत बहुत पॉपुलर है, बहुत चर्चित है। स्टिल पॉपुलर, द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम ओल्ड फर्नेसेस एंड स्टिल बर्निंग फायर। अब आपको यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, आप इसको बिल्कुल इसी तरह फॉर्मुलेट कीजिएगा अपने आंसर को, तो ये आपको मार्क्स अच्छे दिलाएगा। स्टिल बर्निंग फायर मतलब कि आज भी वो फर्नेसेस जो हैं, जो बड़े बड़े फर्नेसेस हैं जिनमें वो ब्रेड्स जो हैं, जो लोफ्स हैं जो पकाए जाते थे, वो आज भी वहाँ पे चल रहे हैं, आज भी वहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है और आज भी वो यूज़ में आते हैं। दे आर क्वाइट इन वोक, स्टिल दे आर क्वाइट इन यूज़। ठीक है, गोवन सोसाइटी स्टिल हैज़ मोल्डर्स, ब्रेड मिक्सर्स एंड बेकर्स, जिनको लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, पेडर्स। ठीक है, तो हमें ये चीज़ मालूम है कि आज भी वो मोल्डर्स, ब्रेड मिक्सर्स और फर्नेसेस जो हैं गोवा में पाए जाते हैं। ये देखिए, मैंने अभी आपको इसका जवाब दिया। बेकर को बोला क्या जाता है, ट्रेडिशनल गोवन लैंग्वेज में बेकर को क्या कहा जाता है, बेकर इज नोन एज पेडर। ठीक है, एंड पेडर इज़ अ वेरी हैप्पी, वेरी यू नो जॉयफुल एंड वेरी खाता पीता आदमी टाइप का वो है, जिसके जो कपड़े होते थे, आपको वो भी बताया था मैंने कि उसको ट्राउजर्स जो होते थे, उसके जो शॉर्ट्स वो पहनता था, वो ट्राउजर्स से थोड़े छोटे होते थे और शॉर्ट्स से थोड़े लंबे होते थे। वो पेडर ड्रेस है। आज भी कोई वैसे कपड़े पहनता है तो उसको बोला जाता है यू आर ड्रेस लाइक अ पेडर। ठीक है, नाउ what did bakers wear in the Portuguese days? ये मैं आपको अभी बता रही थी, right? The Portuguese days, the baker had a peculiar dress known as kabai. उसको क्या बोला जाता है, कबाई बोला जाता है। Single piece long frock है reaching down to the knee. और यही वाली चीज़ आ जाती है जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि जब जो ऑथर हैं जब वो छोटे थे, उनके बचपन में बेकर्स क्या कपड़े पहनते थे, तो उनके बचपन में जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट डिड बेकर्स वेयर व्हेन द ऑथर वाज यंग, तो ये वही पहनते थे जो हमने बात की ना, जो कि ट्राउजर्स थे, जो कि ट्राउजर्स एक्चुअली शॉर्ट से थोड़े लंबे और ट्राउजर्स से थोड़े छोटे। सो व्हेन ऑथर वाज यंग ही सॉ द बेकर्स वेयरिंग शर्ट एंड ट्राउजर्स व्हिच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। और इनको जैसे मैंने कहा कि अगर कोई अभी भी इनको देखता है पहने हुए तो उनको 3/4 नहीं कहता, आज भी उनको पेडर ड्रेस के तौर पे वहां पे जाना जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the story about Kodavu's people descent? अगर हम बात करते हैं कोदावू पीपल कहाँ से आए थे, उनके डिसेंट के बारे में क्या स्टोरी है, ये हमने चैप्टर में पढ़ी है. लेट अस डिस्कस इट. इसको हमने जिस तरह से लिखा है, यू कैन फॉर्मुलेट द आंसर लाइक दैट एंड इट विल बी मच मोर ईजी फॉर यू टू समझने के लिए भी एंड ऑल्सो टू एक्सप्रेस इट. राइट. इट इज़ बिलीव दैट कोदावू पीपल आर ऑफ द अरेबिक एंड ग्रीक origin. It is said that some of Alexander's army moved to south and settled there. Their costumes, martial practices and marriage rituals also point to the fact that they are from one of the two origins. अब उनकी अगर आप बात करते हैं तो जैसे हमने origin की बात की थी, राइट, तो हमें बात पता चली थी, हमने कैसे पढ़ा था कि ग्रीक या आप कह सकते हैं अरेबिक, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत साफ साफ इनके पहनावे में, इनकी चीज़ों में नज़र आता है, आज भी आता है. और हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम उसको कड़ियों को जोड़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये लोग जो हैं जो सेटल हुए वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं अरेबिक या ग्रीक डिसेंट के ही थे. आप कह सकते हैं कि ये इस सेंस में कहा जा सकता है कि अलेक्जेंडर की जब आर्मी थी जो कि वहाँ जाके फाइनली सेटल डाउन हो गई, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे सेटल डाउन हो गए, तो ऑब्वियसली इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस, इंटर सेक्ट मैरिजेस हुई होंगी, एसोसिएशंस बने होंगे. तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि क्रॉस कल्चरल आइडेंटिटी जो है या क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है वो आपको बड़ा साफ तौर पे नज़र आता है उनके बिहेवियर्स में, कॉस्ट्यूम में, खाने में, मार्शल प्रैक्टिसेस में. इनफैक्ट उनके जो रिलीजियस या मैरिज से जो शादी वादी की जो रस्में हैं वो भी आपको काफ़ी कुछ मिलती जुलती लगेंगी. इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि उनका ओरिजिन जो है वो ईदर अरबिक या ग्रीक सेटलर्स के थ्रू आप देख सकते हैं, आप ट्रेस कर सकते हैं. नाउ What are some of the things you know about people of कुर्ग? आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता चलती हैं लोगों के बारे में कुर्ग के? पहली चीज़ हमें ये पता चलती है that people of कुर्ग are fiercely independent. ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि जब हमने बात की थी कि कुर्ग रेजिमेंट की, राइट, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था, सो दिस इज़ वेरी एविडेंट. इसमें हमें पता चलता है दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक पीपल, ये हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है. उनका जो डिसेंट है वो ग्रीक या अरबिक हो सकता है. दे हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या? मेहमान नवाजी में बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत वार्म वेलकम देते हैं लोगों को, एंड दे आर नोन एज वेरी वार्म होस्ट, राइट. ये एक चीज़ हमें पता चलती है. उनको रिकाउंटिंग न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, एंड सबसे बड़ी बात है दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन the stories of valor, of courage that their fathers and their grandfathers pass on. उनको बहुत आप कह सकते हैं कि एक तरह से उनके अंदर एक जो फीलिंग है, जो एक जो भावना है ना, उनके अंदर गर्व की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा है. इसमें अगर आप कह सकते हैं कि आज भी कोदावू जो है अकेले ऐसे लोग हैं भारत में, पूरे भारत में, जो कि फायर आर्म कैरी कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस, ठीक है. तो आपको उनके बारे में ये भी पता चलता है. दूसरा, जैसे हमने बात की थी जनरल करियप्पा के बारे में, है ना, तो वो भी आपको याद है कि फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा जो है वो यहाँ पे इनके यहाँ से बिलोंग करते हैं. द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड द कुर्ग एज द प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर. तो ऑथर ने उसको कैसे डिस्क्राइब किया है कि इट इज़ अ प्लेस, इट इज़ अ लैंड ऑफ मार्शल मैन, ठीक है, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स. क्योंकि वाइल्ड क्रीचर्स में हम ऑलरेडी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर चर्चा कर चुके हैं. सो दिस इज़ वेरी क्लियर. नाउ लेट्स कम टू मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग क्या है. मतलब हमने क्या वहाँ पे पढ़ा कि मेन क्रॉप क्या है, तो हमें ये पता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो किसके लिए जानी जाती है, अपनी स्पाइसेस के लिए एंड कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए. तो ऑफ कोर्स वी नो कि अगर हम मेन क्रॉप की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा खेती वहाँ पे प्लांटेशन किसकी होती है, तो वी नो इट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ कॉफ़ी प्लांटर्स. तो हम कॉफ़ी की बात कर रहे हैं. स्पोर्ट्स कौन से ऑफर करते हैं टूरिस्ट को, ये भी हमने पढ़ा था. एडवेंचर स्पोर्ट्स भी यहाँ होते हैं वहाँ पे, ठीक है. कुर्ग में, क्योंकि आपको मालूम है कावेरी नदी के किनारे स्थित है, कावेरी नदी वहाँ से बहती है, तो आपको मालूम है वहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है, कैनोइंग होती है, रैपलिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रैकिंग जो है कुछ मेजर अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन है कुर्ग के, ठीक है. मतलब आपको मालूम है वहाँ पे बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट है, मतलब उसका जो डिस्ट्रिक्ट है 30% वो रेन फॉरेस्ट से कवर है, और बाकी वहाँ पे क्योंकि नेचुरल ब्यूटी बहुत है, बहुत रोलिंग हिल्स की जगह कहलाती है, तो दैट इज़ वाई माउंटेन से रिलेटेड जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगे, जैसे ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पानी, क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स है कावेरी का उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, बहाव जो है वो काफ़ी है, तो वहाँ पे आपको राफ्टिंग और कैनोइंग जैसी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो भी मिलते हैं. सो दिस इज़ ऑल दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर. ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. नाउ
अगर हम बात करते हैं एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन द कुर्ग, थर्ड फोर्थ पार्ट इसका, एनिमल्स दैट यू कैन लाइकली टू सी इन कुर्ग की बात हमने की, बटरफ्लाइज हैं, बीज हैं, आपको मालूम है हमने स्क्विरल्स की, एलिफेंट्स की, सबकी बात की, लॉरीज की, तो वो सारे एनिमल्स जो है यहाँ पे मिलेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो ऐड दैट इट इज़ अ होम टू अ वेरी वेरी wide kingdom Animalia, and biodiversity and ecological balance is found best in Coorg। ठीक है, तो आप इस तरह से भी अपने आंसर को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब पांचवा पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? पांचवा पार्ट ये है कि उसका डिस्टेंस कितना है बैंगलोर से और आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अब इसमें सीधा सा जो जवाब है वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन बैंगलोर एंड कुर्ग इज़ अबाउट 260 किलोमीटर्स। ठीक है, इसमें अगर आप बात करते हैं, दो रूट जो हैं कुर्ग और बैंगलोर को कनेक्ट करते हैं और सेम डिस्टेंस है। मोस्ट फ्रीक्वेंटेड रूट इज़ वन वाया मसूरी एंड द अदर रूट इज़ बेसिकली अगर आप बात करते हैं तो नीलमंगल, कुनिगल एंड आपको मतलब इसमें एक जनरल हमने मोटे मोटे तौर पे बताया कि भाई अगर आपको वहाँ पहुँचना है, अगर आप कुर्ग पहुँचना चाहते हैं तो आप कैसे पहुँच सकते हैं। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन क्योंकि हमारे उसमें नहीं था, राइट, थोड़ा सा एडेड जानकारी है, एडेड नॉलेज है, तो इस वजह से हम इसको इसमें स्किप कर सकते हैं। इसको अगर आप चाहें तो आप इसको नलिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे आपको ये पता है कि कहाँ पे है, ज्योग्राफिकल लोकेशन हमने डिस्कस की थी। सो आप एक सेंसिबल बात कर सकते हैं कि भाई दो हमने मेजर शहरों के बीच में बात की थी, राइट। तो अगर आपको कुर्ग पहुंचना है तो यू कैन रीच ईदर ऑफ द टू मेजर सिटीज एंड देन यू कैन टेक योर ओन लाइक व्हीकल और यू कैन टेक योर ओन ट्रांसपोर्टेशन टू रीच कुर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोली गई है। अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या, हमने सीधे सीधे पैसेज में से लिए हैं और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहली बात, अब जब हम बात कर रहे हैं तो ये पहली बात आप समझ पा रहे हैं कि कहाँ से आ रही है, ये गोवा के बेकर्स वालों में से आ रही है। ठीक है, वी kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaf would be delivered to the servant, but we would not give up. We would climb the bench or a parapet and peep into the basket somehow. I can still recall the typical fragrance of those loaves from the elder and the bingle for the children. अब who are we in the extract? How did they peep into the basket? अब बात क्या हो रही है भाई, हम यहाँ पे we जो है, यहाँ पे ये बात हो रही है नैरेटा की और उसके उनके दोस्तों की, क्योंकि नैरेटा अपने बचपन के किस्सा सुना रहे हैं, अपने बचपन से जुड़ी जो यादें हैं, रेमिनिसेंस हैं, जो उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो बच्चे थे घर के, चाहे वो घर के हों चाहे वो उनके दोस्त हों, उनकी बात हो रही है कि किस तरह घर के बड़े जो थे उसमें करते थे और हमें बच्चों को भगा दिया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे वो रेफर क्या कर रहे हैं, वी का मतलब है वो और उनके दोस्त। ठीक है, दे वुड क्लाइम अ बेंच और अ पैरापीट एंड पीप इनटू दी बास्केट। वो क्या करते थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे देखने के लिए कि वो बास्केट जो है जो लेके आया है बेकर ना, वो क्या है, उसके अंदर क्या नहीं है, तो उसके अंदर पैरापीट पे चढ़ के उस पर पीप करते थे, पीपन करते थे। तो यहाँ पे वी किसके लिए रेफर हो रहा है, राइटर के लिए और उनके दोस्तों के लिए। नाउ व्हाट वाज देयर इन द बास्केट, व्हाई वर चिल्ड्रन पुश्ड असाइड? क्यों होता था भाई, क्योंकि लोफ हुआ करते थे उसमें, है ना, फ्रेशली बेक्ड लोफ हुआ करते थे और उनकी खुशबू आती थी, फ्रेग्रेंस आती थी और वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो वो लोफ की जो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है, उससे वो अपने आप को भर देते थे और वो पूरा घर जो है उनका महकने लगता था और उसकी वजह से वो बहुत एक्साइटेड रहते थे, राइट। लोफ होता था, लोफ फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स होते थे फॉर द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन को पुश असाइड किया जाता था ताकि ब्रेड जो है वो किसको दे दी जाए, सर्वेंट्स को डिलीवर कर दी जाए घर की, और फिर वो रख दी जाए उठा के। ठीक है, खेलने वाली चीज़ तो है नहीं, होता है ना कि बड़ों की चीज़ है, बच्चों को क्या करना है, इस वजह से उनको असाइड पुश कर दिया जाता था। नाउ marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. Just as the party or the feast loses its charm without bread, not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bulhinhas are the must for Christmas as well as other festival. The presence of baker's furnace in the village is absolutely essential. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि जब हम गोवा की बात करते हैं, उनके कल्चर की बात करते हैं, तो उनकी चाहे आप शादी ब्याह से लेके कोई भी आप उनका तीज त्यौहार ले लीजिए, सब में कोई ना कोई ऐसी रेसिपी, ऐसी डेलिकेसी बनती ही है जो कि बेकर के फर्नेस से आई है, मतलब वो बेकरी से आई है। ठीक है, कन्फेक्शनर का हिस्सा है। तो अगर आप बात कर लेते हैं, मतलब जैसे वो कह रहे हैं कि यार कोई भी पार्टी जो है, कोई भी शादी का गिफ्ट जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा अनलेस उसमें एक स्वीट ब्रेड जो बोल कहलाती है वो नहीं होगी, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी फीट या कोई भी फीस्ट जो है, जो आप कह सकते हैं खाना होता है, वो सब एक उसका चार्म वो खो देगा या पूरा नहीं होगा, है ना, इनकम्प्लीट सा रह
जाएगा अगर उसमें एक पर्टिकुलर तरह की ब्रेड्स नहीं होंगी, ठीक है। और वो कहते हैं बेकर कितना इंपॉर्टेंट है विलेज के लिए, ये बात इसी से समझ में आती है कि कोई भी तीज त्यौहार, शादी ब्याह, कोई भी फंक्शन जो है वो उसकी बनाई हुई ब्रेड्स या लोव्स के बिना अधूरा है, पूरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस। अब इसमें ये बात हो रही है कि भाई लेडी ऑफ द हाउस जो है उसको सैंडविचेस बनाना बहुत कंपलसरी होता है अपनी बेटी की एंगेजमेंट में। वैसे अगर केक या बोलेनास है उसके बिना तो क्रिसमस होता ही नहीं है, राइट। आज भी हम रम केक के बिना हमें क्रिसमस ऐसा लगता है कि बिना केक के कौन सा क्रिसमस होता है। तो बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये सारी चीज़ें बन के कहाँ से आती हैं, फर्नेस से आती हैं। फर्नेस किसका होता है, ऑब्वियसली बेकर का होता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि बेकर जो है वो एब्सोल्युटली एसेंशियल है फॉर दी विलेजेस। व्हाट आर कंपल्सरीली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग क्रिसमस इन गोवा, व्हाट इज प्रिपेयर्ड ऑन द डॉटर्स एंगेजमेंट बाय द लेडी, ये अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है ड्यूरिंग क्रिसमस केक्स एंड बोलेनास आर कंपल्सरीली प्रिपेयर्ड इन गोवा, इसको ऐसे ही लिख सकते हो। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, बेटी की एंगेजमेंट पे क्या बनाना ज़रूरी होता है फॉर द लेडी ऑफ द हाउस, उसको सैंडविचेस प्रिपेयर करना कंपल्सरी होता है। नाउ midway between Mysore and the coastal town of Bangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hill is inhabited by the proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. अब ये किसके बारे में बात हो रही है भाई, ये बात हो रही है ऑफ कोर्स कुर्ग के बारे में, जिसको कोडगू भी बोला जाता है। The smallest district है कर्नाटका का, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. Evergreen rainforest cover 30% of the district. During the monsoon it pours enough to keep many visitors away. मतलब क्या हो रहा है बात, यहाँ पे हमने एक ओवरऑल आइडिया आपको दिया है। जोग्राफिकल लोकेशन जो है हमने वो बता दी है पहले, सबसे पहले तो कि भाई जोग्राफिकल लोकेशन कैसी है, वहाँ पे कहाँ पड़ता है, मैंगलोर और मैसूर के बीच में पड़ता है, ठीक है। और इसमें आपको पता चलता है कि इतना खूबसूरत है कि इतना इसको देख के लगता है, इतनी सिनिक ब्यूटी है कि ऐसा लगता है कि हेवन से टूट के कोई हिस्सा जो है वो अलग हो गया है लिटरली, राइट। इसके अलावा रोलिंग हिल्स हैं यहाँ पे, हमें ये पता चलता है। प्राउड रेस है मार्शल मैन की यहाँ पे जो इनहेबिट करते हैं इस जगह को, विद ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। आपको मालूम है बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में। कुर्ग या कोडागू इसका नाम है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, हमको ये भी मालूम है। रेन फॉरेस्ट 30% रेन फॉरेस्ट जो है कवर करता है, अपने स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है। और क्या मानसून में इतनी ज़्यादा वेट प्लेस है कि आप वहाँ पे कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो अवॉइड करते हैं, टूरिस्ट जो हैं वो अवॉइड करते हैं आना मानसून टाइम में। सीज़न अगर आप बात करते हैं यहाँ पे आने का, जो बेहतरीन सीज़न है वो बेसिकली ठंड का टाइम होता है, जो ऑनसेट ऑफ विंटर्स आप जिसको कहते हैं, फ्रॉम सितंबर और तकरीबन ये चलता है मार्च तक, ठीक है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन गुड मेजर्स। वेदर मतलब ऑब्वियसली परफेक्ट है, अच्छा प्लेजेंट वेदर है। बारिश जो है अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है, कंसिडर टू बी अ वेट प्लेस, राइट। एंड द एयर ब्रीज ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफ़ी, इनवाइग्रेटिंग कॉफ़ी मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन है कि अगर आप देखेंगे तो आपको हर जगह वो कॉफ़ी की, कैफ़ीन की जो स्मेल है, जो फ्रेगरेंस है वो आपको नज़र आएगी या आपको महसूस होगी, नज़र नहीं आएगी, नज़र कैसे आएगी, महसूस होगी, ठीक है। कॉफ़ी स्टेट इन कॉलोनियल बंगलोज जो हैं वो आज भी आपको कैनोपाई में ऑफ द प्राइम कॉर्नर्स मिलते हैं। मतलब कॉलोनियल बंगलोज आप जानते हैं, ये बात हो रही है जब आप कह सकते हैं कि हम कॉलोनीज़ हुआ करते थे, राइट। उस टाइम पे जो अधिकारी हुआ करते थे, उनके जो बंगले हुआ करते थे, उनको हम कॉलोनियल बंगलोज़ कहते हैं। तो आज भी आपको कॉलोनियल बंगलोज़ मतलब आपको प्री इंडिपेंडेंस वाला जो टाइम है वो आज भी वो आपको बंगलोज़ वहाँ पे स्टैंड अप मिल जाएंगे, और कॉफ़ी स्टेट तो वहाँ पर है ही, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने कही कुर्ग के बारे में। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन क्योंकि हमने डिस्कशन इतना कर लिया है, पहले भी कर लिया है, अभी भी कर लिया है, तो ये क्वेश्चन तो कोई मुश्किल है ही नहीं कि कुर्ग कहाँ सिचुएटेड है, कौन सा कुर्ग जो है, कौन सा क्रॉप जो है कुर्ग में बहुत ज़्यादा प्लेंटी में होता है। ऑब्वियसली हमें मालूम है कहाँ पर है भाई, मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। इट इज़ एज ब्यूटिफुल जैसे कि क्या है, हेवन हैज़ ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। और दूसरा हमने किसकी बातें की, किसकी इनवाइग्रेटिंग स्मेल आती है, कॉफ़ी की, कॉफ़ी प्लांटेशन की। तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है वो कॉफ़ी है। कुर्ग जो है जैसे यहाँ पे लिखा है, सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। स्पाइसेस कॉफ़ी ग्रो इन कुर्ग इन प्लेंटी। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम
of the year, actually, what is the best time of the year to visit Coorg? What does the author says about the people of Coorg? भाई कौन सा टाइम है जो कि बेहतरीन है कुर्ग जाने के लिए, वो हम डिस्कस कर चुके हैं सितंबर से लेकर मार्च तक का। तो सीधा सीधा लिख देंगे हम कि आप कह सकते हैं ऑनसेट ऑफ विंटर का जो टाइम है, या विंटर का ऑनसेट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ विंटर टू द एंड ऑफ द विंटर बेस्ट टाइम है, राइट, जाने का कुर्ग। और अगर ऑथर क्या कहता है अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, तो आपको ये मालूम होना चाहिए द बेस्ट पीरियड टू विजिट कुर्ग इज बिटवीन सितंबर एंड मार्च। तो इसमें अपन ये कह सकते हैं starting from the onset of winter to the end of winters। ठीक है, मतलब बेसिकली सर्दियों का मौसम जो है वहाँ जाने के लिए बेहतरीन मौसम होता है, बिकॉज अदरवाइज बारिश तो वहाँ पे इतनी होती है कि टूरिस्ट या विजिटर्स वहाँ पे जा ही नहीं सकते, वहाँ जाने का कोई पॉइंट नहीं होता। उसकी जो सीनिक ब्यूटी है वो इतना ज़्यादा कीचड़ पानी रहता है दैट यू आर नॉट एबल टू सी दैट प्रॉपर्ली, राइट। और दूसरा आप कह सकते हैं कि ऑथर वहाँ का बोलता है दैट्स अ प्राउड रेस, जो कुर्ग है वो इनहेबिटेड है बाय द प्राउड रेस ऑफ मार्शल मेन एंड ब्यूटीफुल वुमेन एंड ऑफकोर्स वाइल्ड क्रीचर, बट वाइल्ड क्रीचर को आप इंसानों में काउंट नहीं करेंगे। तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या बोला है, मार्शल मेन एंड beautiful women. Now, an hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dhekiabadi tea estate. On both sides of the gravel road were acres upon acres of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Group of tea pluckers with bamboo basket on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. अब ये बात किसकी हो रही है भाई, आसाम के चाय बागानों में आ गए हैं अब अपन, ठीक है। अपन सीधे कुर्ग से कहाँ चले गए हैं, कितनी जगहों की बातें की हमने टोटल, हमने गोवा, कुर्ग और असम, मतलब आप समझ सकते हैं भारत के नक्शे पे, राइट। हम बिल्कुल कहाँ चले गए, हम वेस्टर्न साइड, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ से गए हम सदर्न में, सदर्न से हम गए हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो हम तीनों पार्ट को कवर कर रहे हैं। ऑफकोर्स नॉर्दर्न साइड बच गया है, बट नन द लीस्ट हमने 3 पार्ट कवर किए हैं। और इसमें हम बात क्या करने वाले हैं कि ये जो लाइन है ये किसके बारे में हो रही है, जब प्रांजल और रणविजय कहाँ गए थे, प्रांजल और राजवीर कहाँ पहुँचते हैं प्रांजल के फादर के टी एस्टेट में पहुँचते हैं वहाँ की, और किस तरह की वो जर्नी थी उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। 1 घंटे ट्रैवल करने के बाद कार वेयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। और वहाँ पे ग्रेवल मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्रेवल स्टडेड या ग्रेवल लेडन रोड होना मतलब कि जहाँ पे रोड पे ग्रेवल से बनी हुई छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई सड़क होती है, उसको हम कहते हैं ग्रेवल लेडन रोड, ठीक है। वहाँ पे एकड़ तक जहाँ तक नजर जा रही थी वहाँ पे टी बुशेस थे, सारे के सारे एक ही हाइट एक ही साइज के प्रून किए हुए थे। प्रून मतलब उनको बहुत नीटली कट किया गया था, बहुत नीटली ट्रिम किया गया था, और सारे एक ही साइज के थे। और वहाँ पे ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स थे जो कि ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, और वो पीछे ऐसी डलिया होती हैं उनकी बैम्बू की बनी हुई जो अपने बैग पे टांगती हैं, और उसमें वो न्यूली स्प्राउटेड जो टी लीव्स होती हैं उनको चुनती हैं और उसमें डालती जाती हैं। ये यहाँ पे पूरा जो सीन है वो खिंच गया है। अब इसको समझ लेते हैं। व्हाट वर द ग्रुप ऑफ विमेन डूइंग, ग्रुप ऑफ विमेन यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, ठीक है। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन है तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाउ आर द वुमेन प्लकर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्कर्स ऑन द फार्म, वो कैसे डिफरेंट हैं फ्रॉम द अदर वर्कर्स। दे वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड ट्री लीव्स एंड पुटिंग देम इनटू देयर बास्केट इन द बैग। उनके जो बैम्बू बास्केट हैं जो वो अपने कंधे पे अपने जो बैग पे टांगती हैं, वो उनको दूसरे फार्म पे काम करने वाली दूसरी महिलाओं से या दूसरे लेबर्स से अलग करता है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है। एंड वो कैसे पहनती हैं, प्लास्टिक एप्रन पहन के काम करती हैं, जो कि नॉर्मली आप दूसरे लेबर्स को करते हुए नहीं देखते। नाउ व्हाट डिड दे सी एट ढेकियाबाड़ी? At Dhakiyabari tea estate, what should the tea leaves be plucked to have the best tea? When should actually the tea leaves be plucked to have the best tea? अब इसमें देखो क्या होता है, जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो हम सीधे सीधे एविडेंटली बोल देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिटवीन द लाइंस लिखी होती हैं, जैसे वो वुमेन वाली चीज़ थी, राइट। कि आपको ये मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर औरतें जो हैं ये काम करती हैं। सो दैट इज समथिंग जो कि आप यहाँ पे क्या लिखा था, ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, बट वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द टी प्लकर्स, द ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स आर मेजरली वुमेन। सो कुछ चीज़ें आपको बिटवीन द लाइंस भी उठानी पड़ती हैं। हालांकि ये तो सीधा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई क्या देखते हैं वो,
को देखते हैं वो टी जो है वो एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड में लगी हुई है, ठीक है, और वो प्रून्ड हैं टू द सेम साइज, वो हम बता चुके हैं कि दे आर ट्रिम टू द सेम साइज। और सेकंड फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड जो है वो कब से है, मई या जुलाई से। और ये बात कौन बोलता है, ये बात जो है वो लड़का इतना पढ़ के आता है कि वो किसको बताता है, उसके फादर को, मिस्टर बरुआ को बताता है वो, एंड ही गेट्स वेरी इंप्रेस्ड बाय द फैक्ट राजवीर इतना पढ़ के आया है। Now, the fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek and Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. These people married amongst the local, and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with the embroidered waist belt worn by the Kudavus, known as kufiya, and resembles a kufiya worn by Arabs and the Kurds. अब इसके बारे में जब हमने डिस्कशन किया था, तो अभी जब मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो वी विल नॉट गो मच इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, राइट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई वो ओरिजिन उनका ग्रीक, और कैसे आपको क्या लग रहा है कि उनके ग्रीक, अरब या कुर्द जो उनकी जो डिसेंट हैं, ये कैसे हैं, कैसे हमको समझ में आता है। एक तो उनके जो कपड़े हैं, पहनावा है, उनके जो मार्शल कल्चर हैं, या उनके जो मैरिज रिचुअल है, या उनका इवन उनका जो पहनावा है जो कि कुफिया से रिजेंबल करता है, उससे हमें पता चलता है। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू द आंसर्स डायरेक्टली कि इसमें क्या पता चल रहा है। विच थिंग शो दैट देयर कल्चर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। हिंदू जो टिपिकल भारत का जो कल्चर है उससे उनको अलग कैसे बनाता है, या कैसे हमें पता चलता है दैट दिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। The martial tradition, marriage and religious rites show that they are distinct from Hindu mainstream. अगर आप इनके कल्चर देखते हैं, इनके कल्चरल रेफरेंसेस देखते हैं, अगर आप देखते हैं कि इनके जो मार्शल जो ट्रेडिशंस हैं इनके, या मैरिज के जो कस्टम्स हैं, या रिलीजियस कस्टम्स हैं, या इवन फॉर दैट मैटर देयर फूड एंड देयर क्लोथिंग, दैट सेट्स देम अपार्ट, दैट इज समथिंग दैट सेट्स देम अपार्ट। और उससे हमें पता चलता है दैट ये बेसिकली ट्रेडिशनल, अगर आप बात करते हैं तो हिंदू मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है। नाउ व्हाट इज सो सिमिलर बिटवीन द कुदावूज एंड द अरब्स। अब कुदावू एंड अरब्स के बीच में क्या है, सबसे बड़ी बात हमें पता चलती है कि जो पहनावा है उनका, जो गारमेंट है दैट दे ग्रैब, राइट, दैट दे गार्बन, वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, जिसको आप बात सकते हैं उनको आप कुफिया जो है वो काफ़ी सिमिलर है, जो कि अरब्स या कुर्द लोग पहनते हैं। और यहाँ पे जो है इसको कुफिया बोला जाता है, जो कि लॉन्ग ब्लैक कोट है, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है, जिसका जो वेस्ट बेल्ट है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, उसको कुफिया बोलते हैं, और यहाँ पे इसको कुफिया बोलते हैं, राइट। Now, what did the bakers do first once he reached a house? अब यहाँ पे मिक्स्ड बैग है, ठीक है, क्योंकि 3 स्टोरीज हैं, तो ऐसे में समझना कि क्वेश्चंस कहाँ जा रहे हैं, कभी ये आ जा रहा है, कभी वो आ जा रहा है। ऑब्वियसली वो तीनों जो क्वेश्चंस है, मैंने कहा था वो मिक्स्ड बैग टाइप है, सारे तीनों चीज़ों के क्वेश्चंस एक ही में हैं, तो आपसे तीनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप होगा, ठीक है। अब इसमें शॉर्ट आंसर टाइप में क्या है, यहाँ पे बात हो रही है बेकर्स डू फर्स्ट व्हेन ही रीच द हाउस। बेकर्स फर्स्ट ग्रीटेड द लेडी ऑफ द हाउस, ठीक है, बाय सेइंग गुड मॉर्निंग। ही देन प्लेस्ड द बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू एंड डिलीवर द लोव्स टू द सर्वेंट। अब सबसे पहले क्या होता है, शॉर्ट आंसर है तो समझना, ठीक है, कि क्या करते हैं, बेकर्स आते हैं और वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो महिला है घर की, जो लेडी ऑफ द हाउस है, उसको ग्रीट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं उसका बास्केट वर्टिकल बैम्बू में, और उसको क्या करते हैं, लोव्स जो है वो निकाल के सर्वेंट्स को देते हैं। और अगेन आपको याद होगा कि हमने डिस्कशन किया था कि वहाँ पे बेकर्स बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसे हमारे यहाँ दूध वाले भैया आते हैं, है ना, मतलब दिन में 2 बार तो उनको आना ही है, इस तरह का उनका काम रहता है, मतलब रेगुलर, और महीने का पेमेंट लेते हैं वो। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन अपन कैसे लेते हैं, अपन ने ब्रेड लेनी है, अपन गए ग्रोसरी शॉप या अपन गए कन्फेक्शनर की शॉप, और वहाँ से अपन ने लिया और अपन ने क्या किया, उनको पैसे दे दिए, ठीक है। महीने के क्या हिसाब तो नहीं चलता हमारा, लेकिन वहाँ पे वो पेडर्स के साथ महीने का हिसाब चलता था, ये हमें समझना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, हाउ डू वी गेट टू नो दैट द मेकर्स ऑफ द ब्रेड स्टिल एग्जिस्ट। ये कैसे पता चलता है हमें, ये हमें उसी चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे कि नरेटर ने हमें, जो नरेटर है या ऑथर है, उसने हमें क्या स्टेट किया कि ईटर्स ऑफ द लोव्स माइट हैव वैनिश्ड। मतलब आप ये कह सकते हो भाई कि जो खाने के शौकीन थे या जो कंज्यूम करते थे लोव्स को, उनकी संख्या ज़रूर कम हो गई है। वैनिश होना मतलब गायब होना, हालांकि कम की बात नहीं कर रहा, वो वैनिश होने की बात कर रहा है कि ईटर्स ऑफ द लोव्स जो है वो तो वैनिश हो गए हैं, लेकिन मेकर्स जो हैं वो आज भी अपनी जगह सही सलामत हैं। आज भी जो मेकर्स हैं वो वहीं पर हैं। उन्होंने कहा कि एज ओल्ड ट्रेडिशन है उनका, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, टाइम टेस्टेड मतलब जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं, ठीक है, मतलब टाइम टेस्टेड मतलब कई सालों से, कई जनरेशन से जो हैं उनको बोला जाता है टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, स्टिल एग्जिस्ट, एंड
फायर इन द फर्नेसेस हैड नॉट बिन एक्सटिंग्विश्ड, मतलब वो आज भी वो जो भट्टियाँ हैं, जो पुरानी भट्टियाँ हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या में जो ब्रेड्स थी और लोफ्स थी बनती थी, आज भी वो एग्जिस्ट करती हैं और आज भी वो अपना काम जो है पूरी तरह से करती हैं। ठीक है, आज भी वहाँ पे ब्रेड्स और लोफ्स जो है बनाई जाती हैं। What can be inferred about the people of कुर्ग from the text, मतलब जो टेक्स्ट हमें दिया गया है उससे हम लोगों के बारे में या कुर्ग के लोगों के बारे में क्या इन्फर कर रहे हैं। इन्फर करना मतलब क्या मतलब निकाल सकते हैं, क्या इन्फेरेंस मतलब क्या चीज़ हम समझ सकते हैं, है ना। जो 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 आप रेफरेंस है या आप कह सकते हैं जो मतलब निकल के बाहर आ रहा है वो क्या है, उसके ऊपर बात हो रही है। नाउ कुर्गीज़ अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, हमें ये मालूम है कि कुर्गीज़ जो है वो बहुत प्राउड रेस है मार्शल मैन की, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स हैं वहाँ पे, बहुत हॉस्पिटेबल होते हैं और बहुत एंटरटेन करते हैं अपने गेस्ट को बाय रिकाउंटिंग स्टोरीज, मतलब जो कहानियाँ हैं उनकी, जो जो वीर गाथाएँ हैं उनके बाप दादाओं की, वो सुनाते हैं और वो बहुत उसमें प्राइड लेते हैं, ब्रेवरी ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स। ठीक है, वाई इज़ कुर्ग called the land of rolling hills, हम कुर्ग को land of rolling hills क्यों कहते हैं? कुर्ग is called the land of rolling hills because it has a lot of hills and it is itself a hill station. The hill seems to be rolled down in a panoramic view, क्योंकि वो एक hill station है और खूब सारी वहाँ पे पहाड़ियों की चोटियाँ हैं, इस वजह से हम उसको land of rolling hills कहते हैं। ठीक है, अगर आप उसका panoramic view देखते हैं, अगर जैसे मैंने कहा विहंगम दृश्य, अगर आप उसको देखते हैं मतलब लंबी उसमें देखते हैं, अगर आप स्ट्रेच में उसको देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी रोलिंग हिल्स जो हैं आपको दिखाई देंगी। रोलिंग हिल्स क्या होती हैं, मतलब आपको सारी पहाड़ियाँ और चोटियाँ जो हैं ऐसे दिखाई देंगी, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज द सिटी और द प्लेस ऑफ रोलिंग हिल्स, टाउन ऑफ रोलिंग हिल्स। नाउ वाई डिड राजवीर विजिट आसाम, भाई ये बात बताइए कि राजवीर आसाम क्यों विजिट करता है। जाहिर सी बात है कि वो चाय के ऊपर उसको इतनी सारी उसको नॉलेज है, ऑलमोस्ट वो चाहता है कि वो पीएचडी कर ले चाय के ऊपर, इतना उसने पढ़ा है चाय के ऊपर, है ना। मतलब इतनी बातें तो प्रांजल को भी नहीं पता, जिसका बचपन और जिसकी लाइफ जो है पूरी चाय के बागानों में गुजरी। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली क्यों इंटरेस्टेड है, वो ही इज़ गोइंग टू बेसिकली वो टी प्लांटेशन के बारे में जानना चाहता है, टी प्लांटेशन के बारे में समझना चाहता है। और वो बेसिकली उसका जो क्लासमेट था प्रांजल, उसने उसको इन्वाइट किया था और वो समर वेकेशंस में प्रांजल के घर जा रहा है और जाने से पहले वो चाहता है कि उसके पास पूरी जितनी एड ऑन नॉलेज वो इकट्ठा कर सकता है टी प्लांटेशन के बारे में और क्या होता है कैसे होता है, वो सब कुछ वो इकट्ठा कर ले। Now, describe the magnificent view of the tea estate with reference to the lesson tea from Assam. अब यहाँ पे टी बुशेस जो थे वो बिल्कुल कैसे लग रहे थे, सी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। वुडेड हिल्स क्यों लिखे हैं भाई, वुडेड हिल्स इसलिए क्योंकि आपको मालूम है ना वुड का कलर कैसा होता है, ब्राउन। हिल कैसे हम ड्रॉ करते हैं, बचपन से लेके आज तक जो हम हिल ड्रॉ करते हैं कैसे करते हैं, ब्राउन कलर की। तो बेसिकली आपको क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है जैसे ग्रीन कलर का ऐसे समंदर है और पीछे जो है वो वुडेड हिल्स है, राइट। इस तरह का मैग्निफिसेंट जो दृश्य है वो आपके दिमाग में विजुअलाइज आप कर सकते हैं जब आप टी प्लांटेशंस की बात कर सकते हैं। और ऑर्डरली रो है, मतलब ऑर्डरली रो मतलब आपको एकदम एक जैसे आपको मालूम है सिमेट्री है वहाँ पे, कहीं पे भी कुछ भी उग रहा है ऐसा नहीं है, है ना। बिल्कुल सिमेट्रिकल ट्रिम्ड जो बुशेस हैं, बिल्कुल एकदम प्रून्ड उनके आप कह सकते हैं कि उनकी आउटलाइंस हैं, वो सब कुछ आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है। और बुशेस जो हैं वो डॉल लाइक फिगर्स हैं प्लकिंग टी लीव्स। ठीक है, नाउ ये जो है ये हम ऑलरेडी उसमें भी कर चुके हैं, हमारे शॉर्ट आंसर मतलब जो भी हमने रेफरेंस पे किया था उसमें भी, तो इसको हम सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, बाकी कोई अलग से अपन को करने की ज़रूरत नहीं है। टी प्लकर्स इसलिए डिफरेंट होते हैं फार्म लेबरर्स से क्योंकि वुमेन जो है वो टी काहे में प्लक करती हैं। गार्डन लुक्स लाइक डॉल, क्योंकि यहाँ पे जो टी गार्डन हैं वो बिल्कुल डॉल जैसे लगते हैं जो हमने पढ़ा। और इसमें प्लास्टिक एप्रन पहन के कैरी बास्केट करती हैं वो बैम्बू के अपनी पीठ पे, और उसमें वो फ्रेशली जो स्प्राउट्स होते हैं उनको डालती जाती हैं। एंड दैट इज़ क्वाइट अ डिफरेंट सीन फ्रॉम अ नॉर्मल रेगुलर लेबर वर्किंग इन द फील्ड जो हमारे दिमाग में आता है उससे, राइट। दैट इज़ वाई दे आर डिफरेंट। Now, after reading the story, A Baker from Goa, do you think our traditions, heritage, values and practices are the roots to nourish us? Why or why not? ये again बड़ा subjective है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको ये लिखना है कि भाई आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, आप क्या फील करते हैं इस बारे में। ठीक है, अगर मैं कहूँ, अ बेकर फ्रॉम गोवा हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग ब्रेड्स फॉर एवरी ओकेजन एंड फेस्टिवल ऑफ द गोवन पीपल। द ट्रेडिशन कंटिन्यूज इवन टुडे। अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो आज भी जो रिच ट्रेडिशन है आज भी कहीं ना कहीं फॉलो
होता है, ठीक है। मतलब ये बेकर्स ऑफ गोवा जो ऑथर है वो क्या हाईलाइट कर रहा है कि किस तरह गोवा का जो कल्चर है, गोवा का जो ट्रेडिशन है, उसमें बेकिंग या आप कह सकते हैं कन्फेक्शनर का या पेडर का जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। दिस शोज हाउ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कैन लिंक अस टू अ पास्ट एंड हेरिटेज। ये हमें ये भी बताता है कि बिकॉज ऑफ दिस, अगर आप बात करते हैं वो फ्रेग्रेंस ऑफ ब्रेड की, या वो जो आपने बोला ना जिसको आप कहते हैं कि बिल्कुल अभी फ्रेशली बेक्ड जो लोफ है उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कैसे आपको आपके पास्ट से जोड़ती है। वो कैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, कोई गाना सुन के आपको पुराने दिन याद आ जाते हैं, कोई खाना खा के आपको किसी के हाथ के खाए हुए खाने के स्वाद आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप बात करते हैं तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमें हमारे पास्ट से, हमारे हेरिटेज से, हमारे कल्चर से, हमारी सभ्यता से जोड़ते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल वैल्यूज शेप अ पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो प्रोवाइड अस इमोशनल सपोर्ट। अब ट्रेडिशनल वैल्यू क्या होती हैं, हमारी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं और हमें इमोशनल एंकरिंग का काम या एंकरिंग का को या सपोर्ट का भी काम करती हैं, ठीक है। दे एनेबल अस टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन एंड मेक अस मेंटली स्ट्रॉन्ग। वो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती हैं। और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन अ बिहेवियरल पैटर्न टुवर्ड्स अदर पीपल इन सोसाइटी, ठीक है। वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, वॉट इज इट फेमस फॉर। भाई साहब कुर्ग के बारे में तो अपन बिल्कुल पूरी तरह से जान चुके हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर भी हम कर चुके हैं। अभी अपन करने वाले हैं वेरी लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। तो इसमें अपन समझ लेते हैं कुर्ग क्या है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, ये हम जानते हैं, जिसको कोडागू भी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ आता है, कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर और मैसूर के बीच में आता है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। उसके बारे में जैसे मैंने कहा कि वो हेवन का टुकड़ा वाला जो लाइन है वो 100% वैसे की वैसे चेप देना, वो लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा उससे ये पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा बहुत अच्छे से, ठीक है। द राइटर सेज इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब फेमस किसके लिए है, अपने कॉफी प्लांटेशन के लिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए, स्पाइसेस के लिए और रोलिंग हिल्स के लिए। चार चीज़ें अपन ने मार्क डाउन कर दी। 30% जो एरिया है वो किसमें कवर्ड है, इज कवर्ड इन ग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। द बेस्ट place to visit, the best time to visit the places from September to March, which is onset of winter to the end of winter, ठीक है। Air is full of the fragrance of coffee flavor, full of coffee flavor, या क्या लिख सकते हैं, fragrance of coffee, या इसको अपन कैफीन भी कर सकते हैं, कैफीन भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। दोनों ही चीज़ें लिख सकते हैं। तो जितना बढ़िया लिखोगे ना, जितना अलग सा लिखोगे, उतना मैम को या जो भी आपके टीचर्स हैं जो कि पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा अपीलिंग लगेगा। जितना अपीलिंग लगेगा उतने बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। एज सिंपल एज दैट, नो रॉकेट साइंस देयर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि राजवीर भाई क्या बताता है प्रांजल को अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी। इसमें वो चाइना और इंडिया दोनों के जो रेफरेंस अपन ने पढ़े हैं वो दोनों डाल देंगे अपन, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपन क्या डाल देंगे, राजवीर सेड दैट नो वन रियली नोज कि किसने डिस्कवर किया है, बट ही टोल्ड प्रांजल दैट देयर वर मेनी लेजेंड्स अटैच्ड टू द डिस्कवरी ऑफ टी। उसके हिसाब से वो एक स्टोरी बताता है वो चाइनीज एम्परर की, जो कि डिस्कवर करता है टी को बाय चांस, ठीक है। मतलब क्या, ही ऑलवेज हैड क्या, ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स, ट्विग्स किसको बोलेंगे, जैसे वो छोटू से टुकड़े होता है ना, छोटू सा, जैसे ये इस तरह का कोई ट्विग है, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में एग्जैक्टली, ट्विग को एग्जैक्टली ट्विग का मतलब मुझे हिंदी में नहीं आ रहा है, लेकिन छोटू सा जो पार्ट है, छोटू सा टुकड़ा या छोटा सा हिस्सा जो है उसको हम ट्विग्स बोलते हैं, ठीक है। ट्विग्स, एंड जब हम कहते हैं ना प्लांट का ट्विग, उसकी बात हो रही है, ठीक है। ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, एज अ रिजल्ट द बॉइल्ड वाटर गॉट डिलिशियस फ्लेवर। तो यहाँ से उसको समझ में आया कि भाई चाय जो है वो बढ़िया चीज़ है, इसको तो बना के पिया जा सकता है, और फिर उसकी लाइफ जो है बहुत लंबी रही तो लोगों को उसके हेल्थ बेनिफिट भी पता चले, ठीक है। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स अकॉर्डिंग टू अनदर लेजेंड। इंडियन लेजेंड के हिसाब से क्या है, बोधि धर्म वाली कहानी आ गई, ठीक है। इसमें अपन बिल्कुल वैसे के वैसे लिख देंगे कि उसको नींद आती थी मेडिटेशन के टाइम पे, सो ही कट ऑफ हिज eyelid, 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द eyelids। वहाँ पे जो आईलाइंस जो उसने की थी वहाँ पे 10 टी प्लांट जो है वो उगे, और वो क्या करते थे, उनको आप कह सकते हैं कि वो नींद भगाने का काम करते थे, ठीक है। उनको आप कह सकते हैं कि वो बैनिश स्लीप। तो एक तरह से हम कहते हैं ना कि चाय पी लो नींद भाग जाएगी, आलस आ रहा है चाय पी लो नींद भाग जाएगी, मुझे लगता है ये लेजेंड जो है वहीं से आया है, ठीक है। तो ये दो कहानियाँ वो बताता है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा विश्वसनीय कहानी चाइना की इसलिए लगती है क्योंकि चाइना में चाय बहुत टाइम से पी जाती थी, मतलब तकरीबन 2700 BC से चाय पी जाती थी, ठीक है। और वर्ड जैसे चाय या आप कह सकते हैं चीनी जो है ये चाइना से आए हैं, वहाँ से जाती है यूरोप,
ठीक है, ट्रेड रूट और बाकी सारी चीज़ों की वजह से, और फिर 16th सेंचुरी में जाती है और वहाँ से फिर आप कह सकते हैं जहाँ पे वो एज अ मेडिसिन ली जाती थी इंस्टेड ऑफ बेवरेज। ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ें, घटनाक्रम किस तरह से चाय जो है वो वास्ट उसमें फैली है कि आज की डेट में 80 करोड़ चाय जो है प्रतिदिन पी जाती है। ये जो कहानी है वहाँ से उसने राजवीर ने प्रांजल को बताई। ठीक है, और इसी के साथ बेसिकली हम आ गए हैं एंड पे हमारे चैप्टर के, और हमने 3 कहानियाँ पढ़ी। ऑब्वियसली बहुत लंबा चैप्टर था, लंबा इसलिए भी था ना क्योंकि हमें 3 अलग अलग कहानियाँ पढ़नी पड़ी, हमें उनके 3 अलग अलग थीम पढ़नी पड़ी, 3 अलग अलग ऑथर्स के बारे में जानना पड़ा, और फाइनली फिर हमें मिला के सबके क्वेश्चन आंसर्स करने पड़े। ठीक है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि जो हमने पढ़ा वो आपके बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। मतलब कुर्ग के बारे में तो अब आपसे एकदम टूरिस्ट गाइड टाइप आप बता सकते हैं कि कुर्ग में क्या है क्या नहीं है, राइट। असम के बारे में भी आपको चाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये आपको पता चल गया, और पेडर ऑफ गोवा जो है कितने फेमस हैं और क्यों हैं ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब इसमें से कोई भी चीज़ अगर कहीं लैक हो रही है, लग रहा है कि भाई ये होना था, ये और छूट गया, ये बात होनी थी, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। हमने जितने एडिशनल क्वेश्चंस हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमने सारे किए हैं। अगेन जैसे मैं कहती हूँ आपसे, मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी हमारी ये है कि जब हमने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया तो फिर किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ी सी सूझबूझ लगानी होती है, थोड़ा सा इन्फर करने का काम करना होता है, और अपना काम यू बन गया। अब इसी नोट पे आई एम साइनिंग ऑफ। आपको क्या करना है, आपको हमारी स्टेप अप एकेडमी को करना है सब्सक्राइब, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और बाकी जैसे मैंने कहा है कि आपके दीदी भैया लोग हैं जो और भी पढ़ाई करते हैं, तो उनको कहीं भी जाने की उनको भी ज़रूरत नहीं है। सब लोग एक ही साथ एक ही जगह पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ नीट, CUET, IIT सबकी प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई फाइट नहीं है। बाकी आपको कोई भी जो पढ़ाई करनी है, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आई एम ऑलवेज देयर। 1 शॉट हम कर रहे हैं, थोड़े से लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन अगर देख लोगे ना तो कम से कम एक चैप्टर जो है वो पूरा कवर हो जाएगा, फिर कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। और जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मेरे साथ साथ आपको कौन थैंक यू बोलता है, यहाँ पे मेरे साथ साथ आपको हमारा बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा जो पैंडा है वो भी थैंक यू बोल रहा है। एंड ऑन दिस नोट बोथ ऑफ अस आर बिडिंग यू फेयरवेल, नॉट रियली फेयरवेल, फेयरवेल में तो थोड़ा सा टाइम है अभी, लेकिन बिडिंग यू फेयरवेल का और एक मतलब होता है कि हम आपको विदाई दे रहे हैं। हमारी जो पढ़ाई है आज की वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।